अध्याय 961 एक बूढ़े पिता का प्यार। 2 लिन शेन हैरान रह गया जब उसने उस व्यक्ति का पहनावा और चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। उनकी पहली प्रतिक्रिया निकट आने की नहीं, बल्कि अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए तेजी से पीछे हटने की थी। हालांकि डुओ ने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई थी, लेकिन अंकल जू के उसके साथ इतने शक्तिशाली होने के कारण ये संभावना थी कि डुओ स्वयं क्षमता में बहुत पीछे नहीं था। अब अंकल जू का पता अज्ञात है और डुओ जमीन पर पड़ा है, जीवन मृत्यु अनिश्चित है, तो अवश्य ही कुछ बड़ी घटना घटी होगी। इस भगवान भुलाए हुए स्थान पर किस तरह की बड़ी घटना घट सकती थी? 10 में से 8 या 9 बार ये निश्चित रूप से एक दुर्जय और विकृत प्रजाति के साथ मुठभेड़ थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ लिन शेन स्वाभाविक रूप से अहंकारपूर्वक के विश्वास नहीं करेगा कि वह एक विकृत प्रजाति को संभाल सकता है जिससे डुओ और अंकल जू भी निपटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए उसका पहला विचार यही था कि वह जितना संभव हो सके उतनी दूर भाग जाए ताकि उसे वही दुर्भाग्य न सहना पड़े। सौभाग्य से आसपास कोई अन्य विकृत प्रजाति नहीं दिखी। लिन शेन एक गलियारे में पीछे हट गया, चुपके से अपने आसपास की चीज़ों की बार बार जांच करने के लिए बाहर झांका, लेकिन किसी भी प्राणी का कोई संकेत नहीं मिला। क्या विकृत प्रजाति ने उसे मार दिया और फिर छोड़ दिया, या वह विकृत प्रजाति द्वारा घायल होकर यहाँ भागा और मर गया? लिन शेन ने खुद से सोचा। वह तुरंत भागकर गायब नहीं हुआ क्योंकि उसने सोचा कि डुओ, जिसकी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसके पास कुछ मूल्यवान वस्तु हो सकती है जो लिन शेन की वर्तमान स्थिति में सहायता कर सकती है। लिन शेन को पता नहीं था कि लिन वान ने उसे यहाँ क्यों भेजा और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। कारण चाहे जो भी हो, लिन वान के पिछले शब्दों पर निश्चित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता था। अब उसकी स्थिति बहुत ही अजीब थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि न्यूट्रॉन स्टार बहुत खतरनाक था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह यहाँ एक अनिर्दिष्ट निवासी था। अगर किसी दिव्य प्राणी को पता चल जाता कि वह उनमें से नहीं है, बल्कि प्राचीन क्षेत्र जिले से चुपके से आया हुआ एक इंसान है, तो उसका परिणाम अप्रत्याशित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन को उम्मीद थी कि डुओ पर कुछ उपयोगी मिलेगा, भले ही वह भौतिक मूल्य का न हो, बस सेलेस्टियल कोर्ट में कुछ जानकारी प्राप्त करना अच्छा होगा। यदि उसे कुछ सचमुच मूल्यवान वस्तुएं मिल जाएं तो और भी अच्छा होगा। लिन शेन ने बहुत देर तक देखा। दोनों निश्चल खड़े रहे, मानो मर गए हों, और विकृत प्रजाति की कोई उपस्थिति नहीं पाई गई, फिर भी उन्होंने लापरवाही से पास जाने और जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। बहुत हिचकिचाहट के बाद लिन शेन ने लिटिल जैड को बुलाया। धप! लिटिल जैड के प्रकट होने के बाद वह तुरंत जमीन पर लेट गया। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण ने उसे पैनकेक की तरह जमीन से चिपका दिया। उसका चेहरा जमीन से इस हद तक सटा हुआ था कि लिटिल जैड चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपना चेहरा जमीन से अलग नहीं कर पा रहा था। लिटिल जैड को चिल्लाते हुए देखकर लिन शेन ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। उसे डर था कि अगर लिटिल जैड ने लापरवाही से चिल्लाया तो यह आसपास की विकृत प्रजातियों को आकर्षित करेगा और उन पर संकट लाएगा। कोई आवाज़ मत करो, मेरी बात सुनो, लिन शेन ने उसके बगल में बैठते हुए फुसफुसाते हुए कहा। हमारी स्थिति बहुत खतरनाक है, भयानक जीव हर जगह आसपास हैं, और हमें किसी भी समय खोजा और मारा जा सकता है। तुमने भी इसे महसूस किया है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है। यहाँ अमर लोग भी आम लोगों से बेहतर नहीं हो सकते, तुम और मैं तो छोड़ ही दो। इसके साथ ही लिन शेन ने लिटिल जैड के मुंह को ढकने वाले हाथ को छोड़ दिया। ये जगह आखिर क्या है? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? छोटे जैड ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा, क्योंकि जब से वह लिन शेन के पीछे आया था तब से उसके पास कभी अच्छे दिन नहीं आए थे। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यह किस तरह की नारकीय जगह है। मुझे यहाँ किसी ने लाया था, मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है। लिन शेन ने चपटी छोटी जैड को देखा और कुछ हद तक उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारा असुर कांटा गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है? क्या तुम यहाँ गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित नहीं कर सकते? गुरुत्वाकर्षण को कौन नियंत्रित करता है? मेरा नियंत्रण गुरुत्वाकर्षण बल पर है, ठीक है, छोटी जैड ने कहा। काफी करीब, तो क्या आपका गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता? लिन शेन ने पूछा। बेशक ये काम करता है, तो फिर आप इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने एक पल के लिए भी इसके बारे में नहीं सोचा, लिटिल जैड ने धीरे धीरे जमीन से उठते हुए कहा। हालांकि वह अभी भी संघर्ष करता हुआ लग रहा था, कम से कम वह पहले जैसा दयनीय तो नहीं था। लिन शेन कुछ हद तक अवाक रह गया। ये काफ़ी था कि उसकी अपनी याददाश्त खराब थी, लेकिन उसके पालतू जानवर की याददाश्त भी ऐसी ही अल्पकालिक थी। लिटिल जैड ने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया, आखिर यह जगह क्या है? गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत क्यों है? मेरे सुपर बेस घोस्ट बॉडी और सुपर बेस देवता को आमतौर पर गुरुत्वाकर्षण से प्रतिरक्षित होना चाहिए। फिर भी यहाँ उनका प्रभाव बहुत सीमित है, जैसे कि मैं गुरुत्वाकर्षण के शीर्ष स्तरीय कानून से घिरा हुआ हूँ। लिन शेन ने कहा, हम एक अति विशाल न्यूट्रॉन तारे के अंदर हैं। न्यूट्रॉन तारा? और एक बहुत बड़ा तारा? छोटी जैड बहुत परेशान दिख रही थी। आखिर तुमने किसका अपमान किया है कि तुम इस तरह की जगह पर आ गई हो?
यहाँ फंस जाने के कारण हमारे लिए इस तारे से बचकर निकलना नामुमकिन है। यहाँ के गुरुत्वाकर्षण के कारण टेलीपोर्टर भी बेअसर हो जाएगा। बेशक मुझे ये पता है, अगर हम टेलीपोर्ट कर सकते तो मैं पहले ही ऐसा कर चुका होता। क्या मुझे तुम्हें बुलाने की भी ज़रूरत होगी? लिन शेन ने लिटिल जेड को देखा और पूछा, चूंकि तुम गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित कर सकते हो, तो क्या यहाँ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को कमज़ोर करने का कोई तरीका है ताकि मैं टेलीपोर्टर का उपयोग कर सकूं? बड़े भाई, मैं अभी निर्वाण स्तर पर हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं गुरुत्वाकर्षण के शीर्ष स्तरीय नियम को तोड़ सकता हूँ? छोटी जेड असहाय दिख रही थी। कोई चिंता नहीं, यदि आप निर्वाण स्तर को नहीं संभाल सकते तो आपको बस अमर स्तर पर पदोन्नत होने की आवश्यकता है, लिन शेन ने कहा। मैं अमर कैसे बन सकती हूँ? आपने मुझे जो संसाधन दिए हैं वे मेरे दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं, लिटिल जेड ने चिढ़कर जवाब दिया। मैं पहले अदूरदर्शी था, लेकिन अब मैं वास्तव में आपकी क्षमताओं को महत्व देता हूँ। जब भी कोई अच्छा अवसर आता है मैं आपके बारे में सोचता हूँ, लिन शेन ने जल्दी से एक पिता जैसी मुस्कान बिखेरी। क्या अच्छा अवसर है? छोटी जेड को संदेह था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लिन शेन के मन में उसके लिए वास्तव में कुछ अच्छा हो सकता है। निश्चित रूप से फेई जाय और डेथ पाउडर उनके सच्चे पसंदीदा थे, लेकिन उनकी बारी कभी नहीं आई। लिन शेन ने दूर पड़ी डुओ की आकृति की ओर इशारा किया, वहां उस आदमी का शरीर देख रहे हो? उसके पास ढेर सारी बढ़िया चीजें हैं, कोई भी एक वस्तु आपको आसानी से अमर बना सकती है। छोटे जेड ने अपना सिर बाहर निकाला, बाहर की ओर देखा और फिर उसे वापस खींच लिया। नहीं जा रहा। तुम्हारा नहीं जाने का क्या मतलब है? तुमने अभी तक सब कुछ नहीं सुना है, तुम क्यों नहीं जाने का फैसला कर रहे हो? लिन शेन निराश था। अगर वाकई इतना अच्छा मौका होता तो तुम खुद ही उसे लेने चली जाती, क्या तुम मेरे बारे में सोचती भी? वहां निश्चित रूप से खतरा है। छोटी जेड ने लिन शेन के तर्क को बेबाकी से उजागर कर दिया। क्या तुमने कभी पुरानी कहावत नहीं सुनी, जितना ज्यादा जोखिम उतना ज्यादा इनाम? तुम लाभ चाहते हो लेकिन जोखिम उठाने से हिचकते हो, दुनिया में तुम्हें ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है? लिन शेन ने मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें सच बताऊं, वो स्वर्गीय न्यायालय का एक उच्च पदस्थ व्यक्ति है जो अब अनिश्चित भाग्य के साथ गंभीर रूप से घायल है, आधे दिन से बिना आवाज के पड़ा हुआ है। उसके पास अकल्पनीय रूप से अच्छी चीजें होनी चाहिए। मैं तुमसे बस इतना ही कह रहा हूं कि तुम जांच करो कि वह मरा है या नहीं, और जो कुछ भी उसके पास है उसे वापस लाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे योगदान को याद रखूंगा और तुम जो चाहो ले सकते हो। अगर तुम मना करोगे तो मैं किसी और को सामान वापस लाने के लिए ढूंढूंगा और फिर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। लिन शेन की बातें सुनकर लिटिल जेड के चेहरे पर अनन्य के भाव दिखाई दिए। उसने लिन शेन की तरह ही क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था तथा उसे कोई समस्या नजर नहीं आई थी। क्या ये सचमुच दिव्य दरबार से कोई है? छोटी जेड हिचकिचाई। शियाओ यू ने अंततः समझौता कर लिया, लेकिन उसने किसी भी अच्छी वस्तु को पहले चुनने की मांग की। जियाओ यू लिन शेन से भी ज्यादा सतर्क था। हालांकि वह अपनी विशेष प्रतिभा और क्षमताओं पर भरोसा करके क्षेत्र में नेविगेट कर सकता था, फिर भी वह जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, एक धीमी गति से चलने वाली गाय से भी ज्यादा धीरे धीरे, लगभग ऐसा जैसे कि हर एक कदम आगे बढ़ने के लिए 3 कदम पीछे हट रहा हो। हर 2 कदम आगे बढ़ने पर वह सतर्कता से अपने आसपास की चीजों को देखता। थोड़ी देर बाद वह अभी भी डुओ से बहुत दूर था, जिससे लिन शेन कुछ चिंतित हो गया। यदि आप इसी तरह चलते रहे, भले ही शुरू में कोई खतरा न हो, तो भी आप कुछ डरावने जीवों को आकर्षित कर सकते हैं, लिन शेन ने शियाओ यू से कठोरता से फुसफुसाया। शियाओ यू ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन उसकी गति थोड़ी बढ़ गई, फिर भी वह निराशाजनक रूप से धीमी थी। अंत में जब वह डुओ के पास रेंगता हुआ पहुंचा तो उसने सावधानी से कटलरी बुलाई और डुओ पर असुर ब्लेड फेंका। जब डुओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो वह रेंगता हुआ आगे बढ़ा। सौभाग्यवश उनकी चिंताएं सच नहीं हुईं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मृत हो गए हों, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हों। जियो यू ने उसकी तलाशी ली और जल्दी से कई छोटी छोटी चीजें खोदकर निकाल लीं, तथा जल्दी से वापस जाने से पहले वह सब कुछ ले गया जो उसके पास था। ये सब चीजें क्या हैं? लिन शेन ने उन वस्तुओं को देखा जो जियो यू ने इकट्ठी की थीं, मिश्रित वस्तुओं का एक पूरा गड़बड़झाला। इनमें से सबसे अधिक संख्या में ऐसी वस्तुएं थीं जो पालतू जानवरों के कैप्सूल जैसी थीं, लाल, हरा, नीला, बैंगनी। वे असली पालतू जानवरों के कैप्सूल नहीं थे और यह स्पष्ट नहीं था कि वे क्या थे। बाकी सामान रोजमर्रा के उपयोग का लग रहा था, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं मिला। तुमने उसकी कलाई से घड़ी क्यों नहीं ली? लिन शेन ने डुओ की बाईं कलाई पर बंधी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह वस्तु संभवतः एक संचारक या संभवतः एक टेलीपोर्टर थी। ये ईश्वरीय सत्ता के नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। अगर जुड़ा न भी हो तो भी इसमें कुछ मूल्यवान जानकारी हो सकती है। ये लॉक है, मैं इसे खोल नहीं सका। मैंने कोशिश की लेकिन मैं पट्टा नहीं तोड़ सका, यहाँ तक कि इसे खरोंच भी नहीं सका, जियो यू ने असहाय होकर कहा। इसे भूल जाओ,
लिन शेन ने एक कैप्सूल उठाया और कुछ देर तक ध्यान से उसकी जांच की। उसने पाया कि ऊपर एक स्विच लगा हुआ था। उसने उसे दबाया, लेकिन कैप्सूल ने सिर्फ बीप की आवाज़ की। एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ निकली, नॉन बाइंडर वेरिफिकेशन, स्पेस कैप्सूल को खोला नहीं जा सकता। तो यह चीज़ वास्तव में एक स्थानिक उपकरण है। लिन शेन बहुत खुश हुआ। वह इसे खोल नहीं सका, लेकिन डुओ का शरीर वहीं था। डुओ के शरीर का उपयोग करके इसे अनलॉक करने से वह स्थानिक डिवाइस को खोल सकता था। लिन शेन ने सभी अंतरिक्ष कैप्सूलों को दबाया, लेकिन उनमें से अधिकांश पहले से ही बंधे हुए थे और अन्य लोग उन्हें खोल नहीं सकते थे। हालांकि वहां 2 स्पेस कैप्सूल थे जिन्हें लिन शेन ने दबाया और वे खुल गए। कैप्सूल के अंदर एक सफ़ेद भंवर था, लेकिन कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। लिन शेन ने उसे पलट दिया और अचानक विभिन्न वस्तुएं बाहर गिर गईं। लेकिन ये सिर्फ विविध वस्तुएं थीं। कपड़े, जूते, मोजे आदि और विभिन्न शैलियों के अधिक से अधिक कपड़ों ने लिन शेन को लगभग दफन कर दिया। सब कुछ बाहर फेंकने के बाद बस यही बचा था। लिन शेन ने फिर एक और अंतरिक्ष कैप्सूल पलटा और फिर विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री और फल प्रकट हुए जो बहुत ताज़ा लग रहे थे। दिव्य प्राणी वास्तव में बहुत खर्चीले होते हैं। वे कपड़े और भोजन को संग्रहित करने के लिए ऐसी अच्छी चीज़ों का उपयोग करते हैं, लिन शेन ने कहा। क्योंकि वहाँ कुछ भी उपयोगी नहीं था, इसलिए उसने बस वस्तुओं को वापस रख दिया। ये जानते हुए कि यह खतरनाक नहीं था, उसे अब शियाओ यू की जरूरत नहीं थी और वह खुद डुओ के पास चला गया। दोनों का चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शव अंतिम संस्कार गृह में पड़ा हो, शायद पूरी तरह से मृत। ये चीज़ बहुत बुद्धिमान है। मुझे नहीं पता कि इसे एक लाश द्वारा खोला जा सकता है या नहीं। अगर यह निर्धारित कर सकता है कि बाइंडर मर चुका है या नहीं, तो यह समस्याग्रस्त होगा। लिन शेन ने एक बैंगनी कैप्सूल लिया और डुओ के हाथ का उपयोग करके इसे दबाया। लिन शेन ने डुओ की उंगली स्पेस कैप्सूल बटन पर दबाई, फिर एक क्लिक की आवाज़ सुनी और स्पेस कैप्सूल खुल गया। लिन शेन बहुत खुश था। वह डुओ के हाथ का उपयोग करके अन्य अंतरिक्ष कैप्सूल को दबाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसने डुओ की उंगली को हिलते हुए महसूस किया। अपना सिर घुमाकर लिन शेन ने देखा कि हालांकि डुओ की आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसके नीचे की आंखें हिल रही थीं, जैसे कि जागने वाली हों। वह मरा नहीं है। लिन शेन चौंक गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने जल्दी से सारी चीजें डुओ के शरीर में वापस ठूंस दी, केवल कैप्सूल को ही रखा जिसे उसने अभी अभी खोला था, जिसे उसने चुपचाप जेब में रख लिया। डुओ, डुओ। लिन शेन ने डुओ के गाल पर थपथपाया और 2 बार पुकारा। डुओ की आंखें धीरे धीरे खुल गईं और वह वास्तव में जीवित हो गया। डुओ, तुम आखिरकार जाग गए हो। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। मुझे लगा था कि तुम मर गए हो, लिन शेन ने कहा, ये देखकर कि डुओ अपने आप उठ बैठा और मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। आप कौन हैं? डुओ ने लिन शेन को असमंजस के भाव से देखा। यह मैं हूँ, तियान। तुमने और अंकल जू ने एक बार मेरी जान बचाई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? लिन शेन ने कहा। दोनों ने बिना कुछ बोले लिन शेन को बहुत देर तक देखा, जिससे लिन शेन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। फिर आखिरकार उन्होंने कहा, मुझे कुछ याद है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं हैं। अंकल जू और मुझ पर विकृत प्रजातियों ने हमला किया था। मैं घायल हो गया था और मेरा मस्तिष्क प्रभावित हुआ लगता है। मुझे ठीक से याद नहीं है। तुम्हें क्या चोट लगी? लिन शेन ने राहत की सांस ली। डुओ की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ अस्पष्ट याददाश्त का मामला नहीं था। उसकी आंखों में उलझन भरी नज़र, शायद इसका मतलब था कि उसे कई चीज़ें याद नहीं थीं। क्या ये भूलने की बीमारी हो सकती है? लिन शेन के दिल में एक रोमांच दौड़ गया। भूलने की बीमारी एकदम सही होगी। अगर डुओ भूलने की बीमारी से पीड़ित नहीं होता, तो लिन शेन को चिंता होती कि वह बता सकता है कि उसकी पृष्ठभूमि वैध नहीं थी। ये बात करने की जगह नहीं है। अगर विकृत प्रजाति जिसने आपको घायल किया है वापस आ गई, तो ये परेशानी होगी। चलो छिपने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। लिन शेन ने डुओ की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन डुओ ने सहज रूप से उसकी मदद को अस्वीकार कर दिया। मैं अपने आप खड़ा हो सकता हूँ। डुओ अपने आप खड़ा हो गया। उसकी गतिशीलता ठीक लग रही थी। वह लिन शेन से बहुत तेज था। मेरा इंतज़ार करो। लिन शेन ने उसकी गति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। दोनों ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और लिन शेन का इंतजार करने के लिए अपनी गति धीमी कर ली। जब वे एक कोने में पहुंचे और जियाओ यू को देखा, तो जियाओ यू ने तुरंत एक मासूम भाव दिखाया। नमस्ते, मैं जियाओ यू हूँ, उनका जैविक बेटा। डुओ ने आश्चर्य से जियो यू को देखा, फिर लिन शेन को, और फिर कहा, ऐसा लगता है कि आनुवंशिक विरासत में परिवर्तनशीलता बढ़ रही है। ऐसे साधारण व्यक्ति का भी इतना उत्कृष्ट बच्चा हो सकता है। जियो यू तुरंत हंस पड़ी और लिन शेन की ओर गर्व भरी नज़र से देखा। लिन शेन ने हल्के से खांसते हुए कहा, चलो अब इतनी बातें मत करो। बेहतर होगा कि हम पहले छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लें। लिन शेन डुओ को 4 छोटे बाघों के ठिकाने पर ले आया और उन्होंने अस्थायी रूप से वहां छिपने का फैसला किया। लिन शेन ने अकेले जाने का बहाना बनाया और एक सुनसान जगह ढूंढी।
उसने स्पेस कैप्सूल निकाला और उसके अंदर क्या है ये देखने के लिए उसे खाली करना शुरू कर दिया। वह वास्तव में डुओ की चीज़ें चुराने के लिए इतना लालची नहीं था, बल्कि उसकी वर्तमान पहचान ने उसे एक अजीब स्थिति में डाल दिया। कुछ उपयोगी जानकारी होने से दिव्य प्राणी का रूप धारण करना आसान हो जाता, अन्यथा अगर उसका भेद खुल गया तो वह खतरे में पड़ जाएगा। फिर भी वह डुओ को पीछे नहीं छोड़ सकता था। वह इस ग्रह से भागने के लिए उसकी मदद लेने की योजना बना रहा था। अब लिन शेन को बस यही उम्मीद थी कि कैप्सूल में दिव्य दरबार के बारे में जानकारी होगी। उसे अन्य खजानों की ज्यादा परवाह नहीं थी। काश कोई संचार उपकरण होता। लिन शेन ने कैप्सूल खाली करते हुए मन ही मन सोचा। स्पेस कैप्सूल की सामग्री दुर्लभ लग रही थी। लिन शेन को इसे कई बार हिलाना पड़ा, तब जाकर एक किताब बाहर गिरी। आश्चर्य की बात यह थी कि यह किताब कागज की बनी थी। उन्नत तकनीकी सभ्यता, और अभी भी एक कागज की किताब है। लिन शेन खुश था, ये सोचकर कि अगर ये दिव्य न्यायालय की एक ऐतिहासिक पुस्तक निकली तो उसके लिए एक दिव्य प्राणी का सफलतापूर्वक प्रतिरूपण करने की संभावना बहुत अधिक होगी। लिन शेन ने किताब को उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। इसका शीर्षक था सूर्य पीछा महान विधि। यह एक साधना तकनीक की तरह लग रहा है। लिन शेन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जैसे ही उसने शुरुआती भाग पर नजर डाली, उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। सूर्य का पीछा करने वाले कबीले के हमारे पूर्वज कुफू ने इस अद्वितीय दिव्य कौशल का निर्माण किया। इसके अंतिम चरण में कोई समय की नदी के माध्यम से कदम रख सकता है, अतीत में ऊपर की ओर यात्रा कर सकता है, भविष्य को उलट सकता है और वास्तविकता कानून को बदल सकता है, जिससे ये दुनिया का सबसे मजबूत दिव्य कौशल बन जाता है। अतीत की यात्रा करना और भविष्य को पलटना महत्वाकांक्षी लग रहा था। लिन शेन कुछ हद तक सशंकित था। समय अमर नियमों से संबंधित था जो अपरिवर्तनीय थे। उसने कभी किसी के बारे में नहीं सुना था जो वास्तव में समय में पीछे की यात्रा करने में सक्षम हो। यदि वास्तव में ट्रांसमिग्रेटर्स का अस्तित्व होता तो दुनिया बहुत पहले ही अराजकता में फंस गई होती। चूंकि दुनिया व्यवस्थित बनी रही, इसलिए इससे ये संकेत मिलता है कि संसार में कोई प्राणी नहीं था। किसी व्यक्ति को ट्रांसमिग्रेंट में बदलने वाली साधना तकनीक एक ऐसी अवधारणा थी जिस पर लिन शेन को विश्वास नहीं था। हालांकि जिस बात ने उसे सचमुच आश्चर्यचकित किया वह ये घमंड भरे दावे नहीं थे, बल्कि यह कि सूर्य पीछा करने वाले कबीले के पूर्वज का नाम कुफू था, जिसने सूर्य पीछा करने वाले नाम के साथ मिलकर लिन शेन को मानव मिथकों के महान देवता कुफू की याद दिला दी। क्या ये हो सकता है कि लिन वान ने जो कहा वह आंशिक रूप से सच था? पौराणिक महान देवता कुफू एक प्राचीन सभ्यता से आए मानव थे जिन्होंने वास्तव में दिव्य दरबार में प्रवेश करने के लिए मृत्यु आपदा को तोड़ दिया। लिन वान ने जो कहा उसके विपरीत, कुफू ने दिव्य दरबार में प्रवेश करने के लिए अपने भौतिक शरीर का त्याग नहीं किया, बल्कि अपने भौतिक शरीर के साथ प्रवेश किया और सूर्य पीछा करने वाले कबीले के दिव्य प्राणियों को पीछे छोड़ते हुए वहां अपना वंश जारी रखा। लिन शेन को विश्वास था कि यह सटीक था। लिन शेन ने फिर अपने सूर्य शूटिंग धनुष के बारे में सोचा, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह प्राचीन क्षेत्र के राजा के अधीन एक जनरल का था, जिसे सूर्य शूटर जनरल के नाम से जाना जाता था। शायद वह किसी अन्य प्राचीन भगवान के कबीले का हो। यदि ऐसा था तो लिन शेन को लगा कि यह मामला सरल नहीं था। एक दिव्य प्राणी प्राचीन राज्य के राजा के अधीन क्यों काम करेगा? अब वह इन विचारों पर अधिक ध्यान नहीं दे सकता था। लिन शेन ने कैप्सूल को खाली करना जारी रखा ताकि यह पता चल सके कि अंदर और क्या है। एक और चीज सामने आई, एक और किताब। कृपया इसे एक और साधना पद्धति न बनने दें, यह आखिरी चीज है जिसकी मुझे अभी आवश्यकता है, लिन शेन ने मन ही मन प्रार्थना की। लेकिन जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। पुस्तक पर लिखे 4 अक्षरों में लिखा था, सूर्य शूटिंग महान विधि। लिन शेन कुछ देर के लिए चकित रह गई। अगर डुओ सूर्य पीछा करने वाले कबीले से संबंधित थी और उसके पास सूर्य पीछा करने की महान विधि थी तो ये समझ में आता था, लेकिन उसके पास सूर्य शूटिंग महान विधि पर एक किताब क्यों होगी? वही भगवान की होनी चाहिए, है न? इस तरह से सोचते हुए लिन शेन ने पृष्ठों को पलटा और निश्चित रूप से शुरुआत में सामग्री सूर्य पीछा महान विधि के समान थी। हमारे पूर्वज दाय सूर्य प्रहार महान विधि के निर्माता। थोड़ी देर तक पढ़ने के बाद लिन शेन को पता चला कि यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। ये सूर्य प्रहार महान विधि वास्तव में उस महान भगवान द्वारा बनाई गई थी जिसने दिव्य न्यायालय के भीतर दिव्य प्राणियों की वंशावली भी स्थापित की थी। उस महान भगवान द्वारा छोड़ी गई जाति को यितियन कबीला कहा जाता था, लेकिन सूर्य पीछा करने वाले कबीले से इसमें क्या अंतर था? लिन शेन को ये जानने का कोई तरीका नहीं था। इस प्रकार वह ये भी नहीं जानता था कि यह जोड़ी किस कबीले से संबंधित थी। लिन शेन को अब इन साधना तकनीकों में कोई रुचि नहीं थी और उसने उन्हें एक तरफ रख दिया तथा बाकी को खंगालना जारी रखा। जल्दी ही एक और वस्तु नीचे गिरी। यह एक छोटी जैड की बोतल थी जो हथेली के बराबर थी और काफी भद्दी लग रही थी, जैसे कि किसी आदिम जनजाति द्वारा पॉलिश की गई हो।
फिर भी इतने प्रबल गुरुत्वाकर्षण के अधीन इस वस्तु में किसी दरार का कोई निशान नहीं दिखा, जिससे पता चलता है कि यह पदार्थ विशेष ही होगा। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। छोटी जेड बोतल के बाहर वास्तव में अमरता का अमृत शब्द उत्कीर्ण थे। पवित्र, क्या हो रहा है? क्या यह अमरता का अमृत हो सकता है जिसे चांद ई ने चुराया है? लिनशेन अधिक से अधिक हैरान दिख रहा था। एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी उसने बोतल से लकड़ी का डाट खींच लिया। कंगाल क्रांतिकारियों के बारे में ये जानकर आपकी जमीन खिसक जाएगी। प्यार को लेकर कंफ्यूज हैं? कन्फर्म करने का तरीका यहाँ देखें। तुरंत ही लिनशेन की नाक में एक ताजगी भरी खुशबू घुस गई, जिसने उसकी आत्मा को तुरंत तरोताजा कर दिया। इस पल में उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए और उसे अवर्णनीय रूप से आरामदायक महसूस हुआ। लिनशेन ने जल्दी से बोतल को फिर से बंद कर दिया ताकि औषधीय सुगंध बाहर न निकल सके, जो डुओ को आकर्षित कर सकती थी। अब वह स्पष्ट रूप से देख सकता था, छोटी जेड बोतल के पीछे वास्तव में एक गोली पड़ी थी जो जमे हुए खून के गुच्छे जैसी लग रही थी। लिनशेन की भावनाएं अब बहुत जटिल थीं। अगर यह वस्तु वास्तव में अमरता का अमृत थी जिसे चांद ई ने खाया था, तो अगर उसने इसका सेवन किया तो क्या वह दिन के उजाले में सीधे ऊपर उठ पाएगा? जाहिर है, यह बहुत विश्वसनीय नहीं था। यदि यह वास्तव में इतनी दिव्य औषधि थी, तो डुओ ने इसे बोतल में रखने के बजाय स्वयं इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? लिनशेन ने छोटी जेड बोतल को एक तरफ रख दिया और अब तक चीजें डालना जारी रखा। फिर भी उसे वह नहीं मिला था जिसकी उसे वास्तव में जरूरत थी। एक और वस्तु बाहर गिरी। लिनशेन ने उस पर नजर डाली और तुरंत अपना सिर घुमा लिया, क्योंकि इस बार जो चीज बाहर गिरी थी वह एक जोड़ी सफेद थॉर्न अंडरवियर थी। मैंने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। डुओ के विनम्र रूप के बावजूद ऐसा लगता है कि उसका स्वाद इस तरह का है। लिनशेन ने आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाई, फिर टटोलना जारी रखा। झनकार, एक भारी वस्तु जमीन पर गिरी, जिससे लिनशेन चौंक गया। उसने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन आसपास कोई हलचल नहीं देखी। ये स्थान अभी भी उस स्थान से कुछ दूरी पर था जहां वे छिपे हुए थे, इसलिए डुओ शायद कुछ भी सुनने में सक्षम नहीं था। लिनशेन ने बारीकी से देखा कि वास्तव में क्या गिरा था। वह वस्तु काले रंग की थी और काले लोहे से बनी हुई प्रतीत हो रही थी। आकार में घंटी जैसी थी, लेकिन वह बहुत छोटी थी, केवल एक हथेली जितनी। घंटी की पूरी सतह पर छोटे छोटे अक्षर उकेरे गए थे जो उसके पूरे बाहरी भाग को ढक रहे थे। अराजकता घंटी। लिनशेन ने घंटी की सतह पर 4 बड़े अक्षरों की एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति देखी और उन्हें जोर से पढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। भनभनाना। लिनशेन के हाथ में छोटी घंटी अचानक कंपन करने लगी, प्रत्येक के छिपे हुए उद्देश्य। अराजकता घंटी वास्तव में अपने आप कंपन करने लगी, जिससे लिनशेन चौंक गया। यदि इस वस्तु की अपनी चेतना है और यह अपने स्वामी को पहचान सकती है, तो स्वामी डुओ भी इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता है। यदि डुओ अब यहाँ आए और ये दृश्य देखे, तो लिनशेन के लिए इससे बाहर निकलने के लिए बात करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, भले ही उसके पूरे शरीर पर मुंह हो। लिनशेन ने कैस बेल को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे कसकर पकड़ लिया ताकि उसका कंपन बंद हो सके। लिनशेन को शुरू में ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घंटी ने वास्तव में कंपन करना बंद कर दिया था। लिनशेन ने राहत की सांस ली और अपनी पकड़ ढीली करके अपने ठंडे पसीने को पोंछा। उसने अपना हाथ उठाया और पाया कि कैस बेल उसके हाथ से चिपकी हुई थी। लिनशेन ने उसे हिलाया, लेकिन फिर भी वह कैस बेल को नहीं हिला सका। उसने दूसरे हाथ से घंटी को आसानी से उतार लिया, लेकिन जब उसने घंटी को नीचे रखने की कोशिश की तो वह उसके इस हाथ में भी चिपक गई। लिनशेन ने हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन घंटी को हिला नहीं सका। कैस बेल कुत्ते की खाल के प्लास्टर की तरह उससे चिपकी हुई थी। वह अपने शरीर के किसी भी हिस्से का उपयोग करके इसे आसानी से हिला सकता था, लेकिन वह इसे हिला नहीं सका। नहीं कोई और चीज़ इसे हटा सकती थी। लिनशेन हताशा में बहुत पसीना बहा रहा था। लिनशेन ने कैस बेल को काटने की उम्मीद में पिग ड्रैगन कैंची का भी इस्तेमाल किया, फिर भी उसे एक खरोंच भी नहीं आई, पूरी तरह से बेकार। अपने दांत पीसते हुए लिनशेन ने कैस बेल को छूने वाली त्वचा को बलपूर्वक काटने का फैसला किया। चूंकि उसने घंटी को केवल 2 उंगलियों से पकड़ा था, इसलिए उन पर थोड़ी सी त्वचा को काटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैंची को उस जगह पर पकड़कर जहां उसकी त्वचा कैस बेल से जुड़ती है, उसने अपनी उंगली की त्वचा को काट दिया। त्वचा वास्तव में कट गई थी। लिनशेन को थोड़ा खून बहने की चिंता नहीं थी। सुपर बेस रिकास्टिंग स्किल का उपयोग करके चोट कुछ ही क्षणों में ठीक हो गई। लिनशेन ने दूसरी उंगली की त्वचा को भी साफ साफ काट दिया। त्वचा के 2 टुकड़ों के साथ कैस बेल अंततः लिनशेन के शरीर से अलग हो गई और जमीन पर गिर गई। जब लिनशेन इस बात पर विचार कर रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए, तो उसने देखा कि उसकी त्वचा और कुछ रक्त के रेशे विचित्र रूप से घुल गए। वे बर्फ की तरह पानी में पिघल गए। त्वचा और रक्त तरल में बदल गए, जबकि लोहे जैसी दिखने वाली कैस बेल ने स्पंज की तरह तरल को सोख लिया। अगले ही पल लिनशेन ने देखा कि कैस बेल पर लिखे अक्षर रक्त के रंग में लाल हो गए,
और मूल रूप से लोहे काले पदार्थ से खूनी गंध निकलने लगी, जिससे एक अशुभ और भयावह एहसास हुआ। अचानक कैसबेल विघटित हो गई, अनगिनत काले लाल कणों में परिवर्तित हो गई, जो लिन शेन के शरीर की ओर उड़ गए। लिन शेन ने पहले से ही अपने बचाव के लिए एक कवच बना लिया था, लेकिन वे काले लाल कण फिर भी उसके शरीर में घुस गए और एक पल में गायब हो गए। ये हास्यास्पद है, क्या हो रहा है? लिन शेन ने उसके शरीर को महसूस किया, ये पता लगाने में असमर्थ कि वे काले लाल कण कहाँ चले गए थे। उसका चेहरा अनिश्चितता के साथ तेजी से बदल रहा था। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि कैसबेल कोई साधारण वस्तु नहीं थी। अपने अंदर इस चीज़ के साथ लिन शेन को नहीं पता था कि यह आशीर्वाद था या अभिशाप। लिन शेन ने कई तरकीबें आजमाईं, लेकिन फिर भी ये पता नहीं लगा सका कि कैसबेल से रूपांतरित काले लाल कण कहाँ गए थे। वह केवल स्पेस कैप्सूल में फिर से जाकर देख सकता था कि क्या कोई मैनुअल या कुछ और था। कैसबेल की उत्पत्ति को जानना ही इससे निपटने की कुंजी हो सकती है। लिन शेन को निराशा इस बात से हुई कि अंतरिक्ष कैप्सूल के अंदर और कुछ भी नहीं था। इतने बड़े स्थान में केवल कुछ ही वस्तुएं रखी गई थीं। लिन शेन ने अंतरिक्ष कैप्सूल का उपयोग करने का तरीका सीखा, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाया। उसने अनुमान लगाया कि केवल उससे बंधा हुआ व्यक्ति ही इसे खोल और बंद कर सकता है, इसलिए वह अभी केवल अंतरिक्ष कैप्सूल और इसकी सामग्री ही ले सकता है। अंतरिक्ष कैप्सूल को उसके स्थानिक उपकरण में नहीं रखा जा सकता था, उसे केवल उसकी जेब में रखा जा सकता था। अन्य वस्तुओं को लिन शेन ने अपने स्थानिक उपकरण में ही रखा था। वापस लौटने की तैयारी करते समय लिन शेन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की, अंतरिक्ष कैप्सूल निकाला और उसे एक दरार में ठूंस दिया। लिन शेन पहले से ही इस क्षेत्र से बहुत परिचित थे, हालांकि दरार बड़ी नहीं थी, लेकिन नीचे ये कुछ गहरी थी, इसलिए एक बार अंदर जाने के बाद ये संभवतः फिर से नहीं मिलेगी। इतना सब होने के बाद लिन शेन ऐसे वापस चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वास्तव में वह सचमुच इन चीज़ों को लेना नहीं चाहता था, वे उसे बेकार लगती थीं और उसे वह जानकारी भी नहीं मिलती थी जो वह चाहता था। शिविर में वापस आकर उसने देखा कि शियाओयू कुछ छोटे सफ़ेद बाघों के साथ खेल रहा था। छोटा सफ़ेद बाघ विशेष रूप से खेल का आनंद ले रहा था और बहुत खुश लग रहा था। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। अमिश महिलाओं के बारे में वह कठोर सत्य जो आप कभी नहीं जानते होंगे। केली कुओको की त्रासदी बहुत भयानक है। दोनों एक चट्टान पर अकेले बैठे थे, शून्य में घूर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे विचारों में खोए हुए हों। पदचाप सुनकर डुओ ने ऊपर देखा, लिन शेन को देखा और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा, तियान, मुझे तुमसे एक एहसान मांगना है। यह क्या है? लिन शेन ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मेरी चोटों के कारण मेरी याददाश्त थोड़ी समस्याग्रस्त है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ घर चलें। डुओ ने कुछ देर रुककर कहा, फिर कहा, बेशक, मैं आपको बिना इनाम के नहीं जाने दूंगा। आपको पर्याप्त मुआवजा मिलेगा या आप अपनी कोई भी शर्त बता सकते हैं। ये सुनकर लिन शेन बहुत खुश हुआ। वह इस बात को लेकर चिंतित था कि डुओ के साथ जाने की बात कैसे उठाए, और अप्रत्याशित रूप से डुओ ने सक्रिय रूप से उसे अपने साथ ले जाने की पेशकश की। वास्तव में ये बहुत बड़ी किस्मत थी। जब तक वह डुओ के साथ ग्रह को छोड़ता रहेगा, वहां मौजूद मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के बिना वह दूर जाने के लिए एक यांत्रिक घड़ी का उपयोग कर सकता है। तुमने मेरी जान बचाई है, मुझसे मुआवजे के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मामले मेरे मामले हैं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगा, लिन शेन ने ईमानदारी से कहा। यह बहुत बढ़िया है, तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो। मुझे लगता है कि हम वाकई अच्छे दोस्त बन सकते हैं, है ना? ये तो पक्का है, हम पहले से ही अच्छे दोस्त हैं। लिन शेन और डुओ ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया, प्रत्येक की आंखों में एक अपाठ्य चमक थी। लिन शेन ने सोचा कि उसने बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लिया है। डुओ का उपयोग करने के बारे में कुछ हद तक दोषी महसूस कर रहा था। उसे क्या पता था कि डुओ के भी ऐसे ही विचार थे, लेकिन उसे जरा भी ग्लानि महसूस नहीं हुई। इस क्षण डुओ अब मूल डुओ नहीं थी, उसकी आंखों की गहराई में एक अजीब बैंगनी रंग झिलमिला रहा था। वह तितली महिला का बैंगनी रंग था। शरीर अभी भी डुओ का था, लेकिन उसे नियंत्रित करने वाली आत्मा अब उसकी नहीं थी। इसलिए वर्तमान जोड़ी के पास जोड़ी की कोई भी स्मृति नहीं थी। वह जोड़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और दिव्य प्राणियों के बारे में ज़्यादा समझ नहीं रखती थी। उसने लिन शेन को केवल दिव्य प्राणियों और जोड़ी के बारे में अपनी समझ को तेज करने के लिए अपने करीब लाया। वह नहीं जानती थी कि लिन शेन उससे भी अधिक अनभिज्ञ था तथा डुओ और दिव्य प्राणियों के बारे में उससे भी कम जानता था। दो षड्यंत्रकारी, जिनमें से प्रत्येक को लगता था कि उन्होंने दूसरे को मात दे दी है। गुलदाउदी, डुओ, तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता याद है ना? लिन शेन ने डुओ के साथ चलते हुए स्वाभाविक रूप से पूछा। क्या तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता? दोनों रुक गए और लिन शेन को पूछताछ भरी निगाहों से देखने लगे। मैं काफ़ी समय से खोया हुआ था, अन्यथा मैं इतने दिनों तक यहाँ नहीं रुकता, लिन शेन ने पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर दिया, जो पूर्ण सत्य के करीब था। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत साफ नहीं है।
चलो बस महसूस करके चलते हैं, डुओ ने कहा। उसने अपनी नज़रें हटा ली क्योंकि वह सही रास्ता समझने की कोशिश कर रही थी। बेशक वह रास्ता जानती थी। इन रास्तों को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था, बस वह ये तथ्य उजागर नहीं करना चाहती थी। लिन शेन ये सुनकर उदास हो गया, लेकिन उसके पास डुओ की प्रवृत्ति का पालन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। डुओ के नेतृत्व में कई गलत मोड़ों और कई दिनों के बाद उन्हें अंततः भूमिगत गुफा का निकास मिल गया। हालांकि यह वही रास्ता नहीं था जिसके माध्यम से लिन शेन अंदर आया था। बाहर की बैंगनी रोशनी बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। गुफा से बाहर निकलने पर लिन शेन ने खुद को बहुत बड़े ज्वालामुखियों की पंक्तियों के बीच पाया, जो बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे और क्षितिज तक फैले हुए थे। उनकी संख्या का पता लगाना मुश्किल था। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि इतने मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ऐसे उभरे हुए ज्वालामुखी कैसे मौजूद हो सकते हैं। यह विज्ञान सही नहीं लगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इन ज्वालामुखियों की व्यवस्था व्यवस्थित है। प्राकृतिक ज्वालामुखी इतने सटीक ढंग से संरेखित नहीं होते, यहाँ तक कि उनके बीच की दूरी भी एक समान लगती है। जब लिन शेन विचार कर रहा था, उसने डुओ को पास में खड़ी एक अजीब डिवाइस की ओर चलते देखा। लिन शेन ने सोचा कि यह कोई उपकरण है, कोई अंतरिक्ष यान या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यह किसी भी जहाज या युद्ध क्रूजर जैसा नहीं दिखता था जिसे उसने देखा था। उपकरण का मुख्य भाग एक सीधा अंडाकार काले धातु का ढांचा था, जो एक विशाल नीले क्रिस्टल वलय से घिरा हुआ था। डुओ को अपनी ओर बढ़ते देख लिन शेन ने जल्दी से लिटिल टाइगर और 4 शावकों को उसके पीछे आने के लिए बुलाया। दोनों उस उपकरण के पास पहुंचे जिसके बारे में उन्हें पता था कि वह वही अंतरिक्ष यान है जिस पर वे आए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसे कैसे सक्रिय किया जाए। उसने लिन शेन से मदद मांगने के बारे में सोचा, लेकिन उसे लगा कि अगर यह बात भी उसके दिमाग से निकल गई तो यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उन्नत तकनीक ने उसे परेशानी से बचा लिया। डिवाइस ने पहले ही उसके आने का अंदाजा लगा लिया था, स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया, हैच खोल दिया और सीढ़ी बढ़ा दी। दोनों ने शांति से जहाज पर चढ़ना शुरू किया, जबकि जहाज के अंदर से एक आवाज़ ने उनका स्वागत किया। मास्टर क्रिसेंथेमम, जहाज पर आपका स्वागत है। डुओ के कदमों का अनुसरण करते हुए डिवाइस का नाम सुनकर लिन शेन की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। वह सीढ़ियां चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक एक प्रकाश पर्दा दिखाई देने से उसका रास्ता रुक गया। मास्टर, एक जीव गुलदाउदी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। क्या मुझे घुसपैठिए को खत्म करने के लिए हमला करना चाहिए? स्मार्ट ब्रेन की आवाज़ फिर से गूंजी। वे मेरे मित्र हैं, उन्हें विमान में चढ़ने दो, डुओ ने कहा। समझ गया, स्मार्ट ब्रेन ने स्वीकार किया और लिन शेन को बाधित करने वाली प्रकाश स्क्रीन तुरंत गायब हो गई। लिन शेन दिव्य प्राणी कबीले की उन्नत तकनीक पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके, जो वास्तव में प्राचीन क्षेत्र की तुलना में बेहतर थी। एक बार स्टारशिप पर सवार होकर लिन शेन ने चारों ओर देखा और एक होलोग्राम को डुओ के सामने एक संतुलित बटल छवि प्रस्तुत करते देखा। मास्टर, अब हम कहाँ चलें? बटल होलोग्राम ने पूछा। घर, डुओ ने जवाब दिया, हालांकि वास्तव में वह अभी लौटने के लिए उत्सुक नहीं थी। दिव्य प्राणी कबीले की पेचीदगियों के बारे में उसकी समझ अभी भी बहुत सीमित थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यदि वह सीधे घर न जाकर किसी अन्य ग्रह पर चली जाती तो इससे डुओ के परिवार को और भी अधिक संदेह हो जाता। अंकल जू की मृत्यु हो चुकी है और वह स्वयं भी चोटों और भूलने की बीमारी से पीड़ित है, फिर भी वह तुरंत घर नहीं जाती है, जिससे किसी को भी उसके इरादों पर संदेह हो सकता है। ठीक है मास्टर, कृपया सावधानी से गाड़ी चलाएं, बटलर ने जवाब दिया और फिर आगे एक पायलट सीट उभरी। दोनों ने पायलट सीट की ओर देखा, उनके दिल में कुछ परेशानी महसूस हो रही थी। वह बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि इस तरह के उपकरण को कैसे चलाया जाता है। यदि वह वास्तव में मानव होती, भले ही वह वास्तव में डुओ न होती, तो उसे अब तक बटलर को ऑटो पायलट मोड पर स्विच करने के लिए कहना आ जाना चाहिए था। दुर्भाग्यवश वह न तो मनुष्य थी और न ही ऐसे उपकरणों से परिचित थी। हालांकि डुओ को कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके अपने तरीके थे। उसने लिन शेन पर नज़र डाली और कहा, मुझे थोड़ी अस्वस्थता महसूस हो रही है, तुम गाड़ी चलाओ। लिन शेन हैरान था, उसे नहीं पता था कि इस तरह के यंत्र को कैसे चलाया जाता है। लेकिन चूंकि डुओ ने उसे इसे चलाने के लिए कहा था, लिन शेन ने सहज रूप से मान लिया कि प्रत्येक दिव्य प्राणी को यह पता होना चाहिए कि इसे कैसे चलाना है, अन्यथा डुओ उसे यह पूछे बिना कि क्या वह जानता है कि इसे कैसे चलाना है, ऐसा करने की अनुमति क्यों देगा। अब यदि लिन शेन ने स्वीकार किया कि वह पायलट नहीं हो सकता या उसने ऑटो पायलट का अनुरोध किया, तो उसे चिंता थी कि इससे डुओ को संदेह हो सकता है। फ्रॉम द वेब पावर्ड बाय ज़र्गनेट, द क्रिंगे ऑन स्क्रीन किस दैट लेड टू मेजर रियल लाइफ फॉल आउट, द वर्स्ट ड्रेस्ड स्टार्स एट द 2025 ग्रैमीज। दोनों नौसिखियों ने सोचा कि दूसरे को बहुत कुछ पता होगा, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे समान रूप से अज्ञानी थे। जैसे ही लिन शेन इस बात पर विचार कर रहा था कि कैसे खुद को उजागर न किया जाए, उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि लिटिल टाइगर बैठ गया और कुशलता से पायलटिंग अनुक्रम शुरू कर दिया।
लिनशेन को चिंता और प्रसन्नता दोनों महसूस हुई। वह आभारी था कि लिटिल टाइगर ने उसके लिए उस क्षण को शांत कर दिया था। फिर भी वह इस बात से हैरान था कि उसे जहाज को चलाना कैसे आता था, और वह भी इतनी कुशलता से। लिटिल टाइगर को जहाज को इतनी कुशलता से चलाते हुए देखकर डुओ को और भी अधिक विश्वास हो गया कि वह लिनशेन से दिव्य प्राणी वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकती है। उस क्षण का फायदा उठाते हुए जब डुओ उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लिटिल टाइगर ने लिनशेन को आंख मारी और फिर बटलर को कई आदेश जारी किए। डुओ की अनुमति प्राप्त करने के बाद बटलर ने लिटिल टाइगर के निर्देशों का पालन किया और क्रिसेंथेमम का निर्माण शुरू हो गया। बाहर स्थित क्रिस्टल रिंग 3 परस्पर प्रतिच्छेदित क्रिस्टल रिंगों में विभाजित हो गई, जो फिर धीरे धीरे घूमने लगी तथा उनकी गति तीव्र हो गई। क्रिस्टल वलयों की गति और अधिक तेज होती गई, नीली रोशनी तीव्र होती गई, अंततः प्रकाश का एक सफेद गोला बन गया जो एक भंवर जैसा लग रहा था। अगले ही क्षण गुलदाउदी ऐसे गायब हो गई मानो वह टेलीपोर्ट हो गई हो और पीछे ग्रह पर विचित्र स्थानिक लहरें छोड़ गई। हमें डुओ के घर लौटने के लिए 600 से ज्यादा घंटे लगेंगे। आप अभी आराम कर सकते हैं, लिटिल टाइगर ने क्रिसेंथेमम को चलाते हुए डुओ और लिनशेन दोनों को संबोधित करते हुए कहा। दोस्तों, चूंकि तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो पहले जाकर आराम करो। मैं यहाँ हूँ, लिनशेन ने कहा। डुओ ने अपना सिर हिलाया और बटलर से कहा, मेरे साथ आओ, मुझे कुछ पूछताछ में आपकी मदद चाहिए। उसे यह पता नहीं था कि उसे कहाँ आराम करना चाहिए और वह केवल बटलर को ही रास्ता दिखा सकती थी। डुओ और बटलर के चले जाने के बाद लिनशेन बिना कुछ बोले लिटिल टाइगर के पास गया। उसे संदेह था कि गुलदाउदी के अंदर हर जगह निगरानी हो रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। वह कोई चूक नहीं करना चाहता था। लिटिल टाइगर मुस्कुराया और बोला, पायलट का काम बहुत बोरिंग है, चलो ऑनलाइन खबरें देखते हैं। ऐसा कहते हुए लिटिल टाइगर ने बटलर को बुलाया और बटलर का एक और होलोग्राम उसके पास प्रकट हुआ, उसकी आज्ञाओं को स्वीकार करते हुए और क्रिसेंथेमम का नेटवर्क खोल दिया। लिनशेन का चेहरा भावहीन था, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश था। छोटा टाइगर, ये लड़का वास्तव में विचारशील और समझदार है, मुझे निराश नहीं कर रहा है। कम से कम इतना बुरा तो नहीं है। सेलेस्टियल कोर्ट के नेटवर्क पर लिनशेन ने कई चीजें देखीं जिन्होंने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। दिव्य न्यायालय उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। वह जिस प्राचीन क्षेत्र में था वह दक्षिण सितारा जिले के किनारे पर था, जो दिव्य न्यायालय के 6 महान सितारा क्षेत्रों में से एक था। दिव्य न्यायालय के किनारों पर ऐसे प्राचीन क्षेत्र अनगिनत संख्या में थे। दिव्य न्यायालय ब्रह्मांड का केंद्र था तथा प्राचीन क्षेत्र केवल एक छोटा सा भाग था। आकाशीय न्यायालय को 6 महान तारा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। केंद्रीय स्वर्गीय तारा क्षेत्र, हाउतू तारा क्षेत्र, दक्षिण तारा क्षेत्र, उत्तर तारा क्षेत्र, पूर्व तारा क्षेत्र और पश्चिम तारा क्षेत्र। प्रत्येक तारा क्षेत्र पर एक परम शक्ति केंद्र का शासन था तथा केंद्रीय स्वर्गीय तारा क्षेत्र का शासक संपूर्ण दिव्य न्यायालय का भी शासक था। लिनशेन स्वर्गीय न्यायालय के शासक के नाम से बहुत परिचित था, क्योंकि यह जैद सम्राट था जो स्वेच्छा से लिनशेन का संरक्षक आत्मा बन गया था। फिर भी लिनशेन कभी उसका नाम याद नहीं कर सका। दिव्य न्यायालय में अमर प्राणी मूलतः सबसे निम्न स्तर के प्राणी थे। यहाँ तक कि एक नवजात शिशु में भी स्वाभाविक रूप से कानून की शक्ति होती है। हालांकि यहाँ कानून की शक्ति को उस नाम से नहीं पुकारा गया था, बल्कि इसे एब्रेन ट्रेट के नाम से जाना जाता था। स्वर्गीय न्यायालय के सभी दिव्य प्राणी अतुलनीय अस्तित्व वाले उन प्राचीन प्राणियों के वंशज हैं और उनकी रक्त वंशावली की शक्ति प्राचीन क्षेत्र के एक व्यक्ति लिनशेन की समझ से परे थी। हालांकि दिव्य प्राणियों की गुणवत्ता में भी अंतर था, जिसे मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था: उच्च, मध्यम और निम्न दिव्य प्राणी। अधिकांश दिव्य प्राणी निम्न दिव्य प्राणियों के रूप में पैदा हुए थे और दिव्य कौशल विकसित करके कोई भी व्यक्ति अपनी रैंक को ऊपर उठा सकता था। यहाँ तक कि निम्न दिव्य प्राणियों के बीच भी विपथगामी लक्षणों के आधार पर मतभेद थे। सामान्य दिव्य प्राणी, पृथ्वी स्तरीय दिव्य प्राणी और स्वर्ग स्तरीय दिव्य प्राणी। लिनशेन ने मोटे तौर पर समझा कि दिव्य प्राणियों के ये तथाकथित 3 अलग अलग रैंक 3 अलग अलग कानून पदानुक्रमों के अनुरूप थे: मानव कानून अमर, पृथ्वी कानून अमर और स्वर्ग कानून अमर, जिनमें से बाद वाले प्राचीन क्षेत्र के धर्म राजा थे। मध्य दिव्य प्राणी पूरी तरह से दूसरे स्तर पर थे और लिनशेन अभी भी उनके बीच गुणात्मक अंतर का पता नहीं लगा पाया था। प्राचीन जगत की तरह सामान्य दिव्य प्राणी सबसे अधिक थे, पृथ्वी स्तरीय दिव्य प्राणी कुछ हद तक असंख्य थे और स्वर्ग स्तरीय दिव्य प्राणी अत्यंत दुर्लभ थे। प्राचीन साम्राज्य के विपरीत, यद्यपि स्वर्ग स्तरीय दिव्य प्राणी दुर्लभ थे, वे धर्म राजाओं की तरह अस्तित्व में नहीं थे, जहां प्रत्येक परिवार में केवल एक ही हो सकता था। एक परिवार में बिना किसी संघर्ष के कई स्वर्ग स्तरीय दिव्य प्राणी हो सकते थे। विकृत प्रजातियों की श्रेणियां भी दिव्य प्राणियों के समान थीं, जिन्हें उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उन्हें मानव, पृथ्वी या स्वर्ग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। विकृत प्रजातियों को सामान्य, उत्परिवर्तित और दिव्य जानवरों में विभाजित किया गया था, जो 3 कानूनों के अनुरूप थे: मानव, पृथ्वी और स्वर्ग।
उच्च दिव्य प्राणियों और दिव्य पशुओं के ऊपर अधिक उन्नत जीवन रूप थे, जिन्हें परम दिव्य प्राणी या परम दिव्य पशु, परम प्राणी के रूप में जाना जाता था। हालांकि परम देवताओं की संख्या बहुत कम थी। 6 महान तारा क्षेत्रों के शासकों के अलावा सेलेस्टियल कोर्ट में बहुत से परम देवता नहीं थे, और वे शायद ही कभी महान तारा क्षेत्रों में दिखाई देते थे। दोनों पौराणिक परम प्राणी सफेद बाघ की तलाश कर रहे थे, जिसके बारे में कोई दृश्य डेटा उपलब्ध नहीं था, और यह अज्ञात था कि क्या किसी ने वास्तव में इसे देखा था। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि निम्न दिव्य प्राणियों के बीच उसकी अपनी ताकत काफी अच्छी थी। वास्तविक लड़ाई में उसके पास निम्न दिव्य प्राणी के खिलाफ जीतने का मौका हो सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि तियानशु उस दिव्य प्राणी को घायल करने में सक्षम था जिसने उसे दिव्य न्यायालय में प्रवेश करने के लिए निर्देशित किया था। वह सिर्फ एक निम्न दिव्य प्राणी रहा होगा, लिन शेन ने सोचा जब वह चिंतन कर रहा था, जब अचानक उसने समाचार में एक परिचित चेहरा देखा। ये डुओ है। लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि डुओ समाचार में आएगा। जल्द ही लिन शेन को डुओ की असली पहचान पता चल गई। वह सूर्य पीछा करने वाले कबीले के कबीले नेता का छठा बेटा था, जो केंद्रीय स्वर्ग सितारा क्षेत्र के 2 महान दिव्य प्राणियों के परिवारों में से एक था। समाचार से पता चला कि डुओ कबीले के नेता का पीछा करते हुए एक अन्य दिव्य प्राणी परिवार से मिलने गया था, एक ऐसा परिवार जिससे लिन शेन भी परिचित था, यितियन कबीला, जिसके पास सूर्य शूटिंग महान विधि थी। डुओ ने कबीले के नेता के साथ बैठक में इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि वह अन्य बच्चों की तुलना में अधिक पसंदीदा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे यितियन कबीले में विवाह के लिए चुना गया था। केंद्रीय स्वर्ग सितारा क्षेत्र के 2 महान परिवारों के बीच विवाह एक बड़ी घटना थी जिसने पूरे आकाशीय न्यायालय को हिलाकर रख दिया था, और सभी महान सितारा क्षेत्रों में इसकी चर्चा हो रही थी, जिससे लिन शेन के लिए भी इसे देखना आसान हो गया। लिन शेन बता सकता था कि डुओ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण होगी। समाचार के अनुसार सन चेजिंग कबीले और यितियन कबीले 2 महान शक्तियां थीं, जो एक दूसरे को नियंत्रित करती थीं। अक्सर हितों को लेकर उनमें टकराव होता था। दोनों परिवारों के बीच इस अचानक विवाह ने सभी को गुप्त रूप से यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया था कि क्या केंद्रीय स्वर्ग तारा क्षेत्र की संरचना में कोई बदलाव होगा। दिव्य न्यायालय और दिव्य प्राणियों के बारे में लिन शेन की समझ केवल सतही थी, वह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वास्तव में क्या हो रहा था। लिन शेन दूर जाने का अवसर ढूंढना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसकी यांत्रिक कलाई घड़ी अभी भी अंतरिक्ष यान की उड़ान के दौरान बाधित हो रही थी, जिससे वह अनुपयोगी हो गई थी। वह केवल तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि अंतरिक्ष यान रुक न जाए, ताकि वह टेलीपोर्ट होने का रास्ता खोज सके। जब लिन शेन समाचार देख रहा था, डुओ भी समाचार देख रहा था। उसे अपनी पोल खुल जाने का डर था और इसलिए उसने जो जानकारी जानना चाहा था उसे सक्रिय रूप से नहीं खोजा, केवल समाचारों से जानकारी एकत्रित की। दोनों धोखेबाज, जिनमें से प्रत्येक के मन में अंतरिक्ष यान के बारे में अपने अपने विचार थे, क्रिसेंथेमम जहाज पर सवार होकर एक अप्रत्याशित भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। लिटिल जेड को स्टीवर्ड को ऑटो पायलट पर स्विच करने में ज्यादा समय नहीं लगा, वह स्वयं समाचार देखने में लीन था। बहुत सारी खबरें देखने के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि दिव्य प्राणी होने का दिखावा करना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसने सोचा था। अनेक प्राचीन लोकों में से बहुत कम लोग दिव्य न्यायालय में शारीरिक रूप से प्रवेश करने में सक्षम थे, इसलिए लिन शेन भौतिक शरीर के साथ दिव्य प्राणियों से लगभग अप्रभेद्य था जब तक कि वह स्वयं को उजागर नहीं करता था। इससे लिन शेन को दुश्मन की सीमाओं में घुसपैठ करने वाले एक अंडरकवर एजेंट की भावना मिली, जो जितना संभव हो सके सेलेस्टियल कोर्ट को समझने का प्रयास कर रहा था। भले ही वह बाद में प्राचीन क्षेत्र में वापस आ गया, फिर भी उसे सेलेस्टियल कोर्ट की परेशानी से निपटना होगा। उसे स्वयं इस समय मृत्यु परीक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तियानशुन पहले से ही अमर था, जिसे मृत्यु परीक्षा से गुजरना ही होगा। यदि तियानशुन बच नहीं सका और उसे दिव्य न्यायालय में भागना पड़ा, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। प्राचीन क्षेत्र से दिव्य न्यायालय में प्रवेश करने वाले लोग मूलतः दिव्य न्यायालय की सबसे निचली परत थे, यहाँ तक कि सम्राट तियानशु जैसे शक्तिशाली प्राणी भी अब तक लापता थे। तियानशुन शायद ही सम्राट तियानशु से अधिक शक्तिशाली हो, और यदि वह आए तो उसकी स्थिति और भी खराब हो सकती थी। लिन शेन अब कुछ हद तक खुश था कि वह पहले दिव्य न्यायालय में आया था, खुश था कि वह इन चीज़ों को जानता था। उसे तियानशुन और उसके मित्रों तथा परिवार के लिए कोई रास्ता निकालना था। एक बार वे आ गए तो वह उन्हें दूसरों की दया पर नहीं छोड़ सकता था। दुर्भाग्य से मेरी स्वर्ग विरोधी हड्डी अभी पूरी नहीं हुई है। स्वर्ग विरोधी हड्डी के बारे में जानकारी में बताया गया है कि इसमें जीवन की अंतिम अवस्था तक विकसित होने की क्षमता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अंतिम प्राणियों को संदर्भित करता है। लिन शेन ने अपनी लगभग पूरी हो चुकी स्वर्ग विरोधी हड्डी के बारे में सोचा और वापस लौटने पर लॉन्ग यू और ओयांग योडू के शरीर से किसी तरह अग्नि बीज को निकालने का संकल्प लिया। डैंग परिवार, लिन शेन और डुओ के लिए 600 घंटे से अधिक का समय विशेष रूप से लंबा नहीं लगा, बल्कि यह कुछ हद तक संक्षिप्त भी लगा। वे दोनों दिव्य न्यायालय से सभी प्रकार की जानकारी और ज्ञान को गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर रहे थे तथा भविष्य की योजना बना रहे थे।
लिन शेन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि दिव्य न्यायालय में इतनी उन्नत तकनीक और अत्यधिक रूढ़िवादी स्थान एक साथ मौजूद थे। दिव्य न्यायालय की पदानुक्रमिक व्यवस्था अत्यंत सख्त थी, जिसमें निम्न दिव्य प्राणियों, मध्य दिव्य प्राणियों और उच्च दिव्य प्राणियों को दिव्य न्यायालय में पहुंच के विभिन्न स्तर प्राप्त थे तथा उन्हें आवंटित ग्रह भी भिन्न थे। वास्तव में दिव्य प्राणियों के निवास वाले ग्रहों को दिव्य न्यायालय द्वारा आवंटित किया गया था तथा संसाधन भी उसी के अनुसार थे। निम्न दैर्वी प्राणियों को जो ग्रह और संसाधन आवंटित किए जा सकते थे वे मध्य दैर्वी प्राणियों की तुलना में बहुत कम थे तथा उच्च दैर्वी प्राणियों की तुलना में मध्य दैर्वी प्राणियों को जो कुछ प्राप्त था वह नगण्य था। इस प्रकार दिव्य न्यायालय भी योग्यतम के जीवित रहने का स्थान था, जहां आप जितने अधिक शक्तिशाली होते दिव्य न्यायालय आपको उतने ही अधिक संसाधन आवंटित करता। लिन शेन ने जितना अधिक दिव्य न्यायालय के बारे में जाना उतना ही अधिक उसे यह स्थान अत्यंत विचित्र लगा। इतनी विकसित प्रौद्योगिकी के साथ एक ब्रह्मांडीय स्तर की सभ्यता के भीतर एक व्यवस्थित वितरण, सब कुछ आवंटन के माध्यम से प्राप्त किया जाना था और यहाँ मूल रूप से कोई युद्ध नहीं था। यदि कोई संघर्ष शुरू करने की हिम्मत करता तो उसे स्टार क्षेत्रों के स्वामियों से दैवीय दंड मिलता, जिससे सबसे अच्छी स्थिति में गंभीर चोट लगती या सबसे बुरी स्थिति में अस्तित्व से मिटा दिया जाता। दिव्य प्राणियों के पास संसाधन प्राप्त करने के लिए सामान्यतः केवल दो ही तरीके होते हैं, एक है दिव्य न्यायालय के आवंटन के माध्यम से और दूसरा है 6 महान तारा क्षेत्रों से परे तारा क्षेत्रों में प्रवेश करना। सेलेस्टियल कोर्ट के वितरण के तरीके वास्तव में काफ़ी विविध थे, जिसमें सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं और लीडरबोर्ड शामिल थे। यदि आप अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं तो आवंटित संसाधन काफ़ी उदार हो सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगिताएं और रैंकिंग बहुत दिलचस्प थीं। निचले दिव्य प्राणियों, मध्यम दिव्य प्राणियों और उच्च दिव्य प्राणियों के बीच आम लड़ाइयाँ थीं। इसके अलावा कई पालतू जानवरों की लड़ाई प्रतियोगिताएं भी थीं जो काफ़ी मानक थीं और उनके द्वारा प्रदान किए गए संसाधन काफ़ी अच्छे थे। हालांकि कुछ अधिक विचित्र और अनोखी प्रतियोगिताएं और रैंकिंग बहुत ही अजीब लग रही थीं। यहाँ तक कि दिव्य दरबार में सौंदर्य प्रतियोगिताएं भी होती थीं जो पुरुष और महिला श्रेणियों में विभाजित होती थीं, जिसमें सभी स्तरों के दिव्य प्राणी भाग ले सकते थे और इनका मूल्यांकन केवल शक्ति के बजाय सौंदर्य के आधार पर किया जाता था। यदि आप किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में अच्छा स्थान प्राप्त करने में सफल रहे तो आपको उतने ही प्रचुर संसाधन भी दिए जाएंगे। लिन शेन को जिज्ञासा हुई और उसने सोचा कि क्या उसे ओयांग यूडू को प्रतिस्पर्धा के लिए लाना चाहिए, वे तुरंत संसाधन स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगिताओं की विशाल विविधता को देखते हुए लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि क्या ये स्थान दिव्य न्यायालय नहीं बल्कि एक विशाल सुपर प्रतियोगिता क्षेत्र है। वैसे भी सेलेस्टियल कोर्ट में कोई भी बेकार व्यक्ति नहीं था। यदि आप संसाधन प्राप्त करना चाहते थे तो आप कर सकते थे, लेकिन केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर और पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए रैंकिंग अर्जित करके। यदि कोई किसी प्रतियोगिता में शामिल नहीं भी होता तो भी दिव्य न्यायालय उसे भूखा नहीं मरने देता, वे फिर भी उसे ग्रह, संसाधन और लाभ प्रदान करते, जो सभी सबसे बुनियादी गारंटी थी, जो केवल सबसे बुनियादी जीवन स्थितियों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थीं। लिन शेन ने जितना अधिक निरीक्षण किया उतना ही अधिक उसे महसूस हुआ कि दिव्य न्यायालय में कुछ गड़बड़ है, अत्यंत गड़बड़। उसने केवल दिव्य न्यायालय को बड़ी मात्रा में संसाधन और लाभ वितरित करते देखा था, लेकिन उसने यह नहीं देखा था कि ये संसाधन कहाँ से आते हैं। दिव्य न्यायालय में संसाधनों का आवंटन बिना किसी कर के किया गया। बेशक कोई कर न होना अच्छी बात थी, लेकिन बिना किसी आय के सेलेस्टियल कोर्ट इन संसाधनों को कैसे वितरित करता था और प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार कहाँ से आते थे। ये सिर्फ 1 या 2 दिन का मामला नहीं था। दिव्य न्यायालय का इतिहास बहुत लंबा है, अनगिनत युगों तक फैला हुआ है, जिसमें हमेशा इसी वितरण पद्धति का पालन किया गया है। वितरित ग्रहों का उल्लेख नहीं करना, निश्चित रूप से असंख्य संसाधन पुरस्कार कहीं से भी प्रकट नहीं हो सकते हैं, है ना। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि 6 महान तारा क्षेत्रों के स्वामी, जिनमें आकाशीय दरबार के स्वामी जैद सम्राट भी शामिल थे, कभी भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हुए थे। लिन शेन लंबे समय से समाचार देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इन व्यक्तियों को कभी मीडिया में नहीं देखा था। उनके बारे में सारी जानकारी दूसरों से प्राप्त हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि जैद सम्राट कैसा दिखता है। मेरे बारे में तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि दिव्य दरबार के भीतर के दिव्य प्राणी भी, जब तक कि वे दिव्य दरबार के स्वामी तक पहुंच रखने वाले शीर्ष व्यक्ति न हो, शायद यह नहीं जानते कि जैद सम्राट कैसा दिखता है, लिन शेन ने मन ही मन सोचा। इन दिनों में लिन शेन और डुओ के बीच कई बार बातचीत हुई। डुओ की हालत में सुधार हुआ और धीरे धीरे उसे कई बातें याद आने लगीं। उसे यह एहसास नहीं था कि ये सभी यादें वास्तव में समाचार देखने से ही ताज़ा हुई थीं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उससे कोई चूक न हो, उसने जानबूझकर लिन शेन और शियाओ यू से बातचीत करने की कोशिश की ताकि पता चल सके कि क्या वे कोई खामी पकड़ सकते हैं। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। प्यार को लेकर कंफ्यूज हैं, कन्फर्म करने का तरीका यहाँ देखें। परिणाम से वह खुश हो गई। न तो लिन शेन और न ही शियाओ यू को कोई समस्या नजर आई।
वह नहीं जानती थी कि लिन शेन और शियाओ यू उससे अधिक कुछ नहीं जानते थे, वे कोई खामी कैसे देख सकते थे। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ के कारण लिन शेन और डुओ ने खुद को केंद्रीय स्वर्ग तारा क्षेत्र के सूर्य पीछा करने वाले नेबुला क्लस्टर में पाया, जो कि सूर्य पीछा करने वाले कबीले के पूर्वज कुफू को सेलेस्टियल कोर्ट द्वारा दी गई विरासत थी और पीढ़ी दर पीढ़ी डुओ को सौंपी गई थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कैसे विरासत में मिला या विभाजित किया गया, सनचेजिंग नेबुला क्लस्टर हमेशा सनचेजिंग कबीले का ही था, यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है। डुओ के पिता डेंग जियान सूर्य पीछा करने वाले कबीले के कबीले नेता थे और उनका निवास सूर्य पीछा करने वाले नेबुला क्लस्टर के भीतर सबसे अच्छे स्टार सिस्टम में था, स्वाभाविक रूप से सूर्य पीछा करने वाले कबीले के सबसे अच्छे ग्रह पर। डेंग जियान के पुत्र के रूप में यद्यपि डुओ को भी दिव्य न्यायालय द्वारा एक ग्रह आवंटित किया गया था, वह अपने ग्रह पर नहीं रहता था, बल्कि हमेशा डेंग जियान के साथ कुफू स्टार पर रहता था। नियम उचित थे, लेकिन पृष्ठभूमि अलग थी। डेंग जियान जैसे पिता के साथ दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता के बिना कई चीजें स्वाभाविक रूप से होती थीं। यहाँ तक कि यदि प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता भी पड़ी, तो डेंग जियान की मदद से उसके साथियों के पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था। हालांकि डुओ शायद ही कभी विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होता था, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी पृष्ठभूमि और खेती पर निर्भर नहीं था। डेंग जियान के साथ यितियन कबीले की बैठकों में शामिल होने के अलावा डुओ के बारे में शायद ही कुछ ऑनलाइन मिल पाया हो। यहाँ तक कि अंतर कबीले विवाह जैसी महत्वपूर्ण घटना, जिसमें डुओ एक प्रमुख व्यक्ति था, के बारे में भी जांच करने पर बहुत कम जानकारी मिली। अधिकतर यह उनकी असाधारण प्रतिभा, परिश्रमी अध्ययन और साधना में तीव्र प्रगति के बारे में था, कोई ठोस बात नहीं। इसके विपरीत डुओ के भाई बहनें और छोटे भाई बहन अधिक दिलचस्प लग रहे थे, जिनमें खोजने के लिए बहुत सारी शर्मनाक जानकारियां थीं। यदि यह मिलन न होता तो बहुत कम लोग डैंग परिवार के छठे बेटे डैंग डुओ के बारे में जानते। जब गुलदाउदी कुफू स्टार पर उतरी तो लिन शेन और डुओ दोनों समान रूप से घबरा गए। लिन शेन को अपनी पहचान उजागर होने का डर था और डुओ को भी। जैसे ही अंतरिक्ष यान स्काईपोर्ट में दाखिल हुआ और लिन शेन डुओ के उतरने के बाद पीछे पीछे आया, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए दूर से उनका स्वागत करने आ रहा है। उस प्रभावशाली व्यक्ति को आते देख लिन शेन को बहुत बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसे शांत रहने का दिखावा करना पड़ा। वाला व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहने हुए था, उसके पीछे सैकड़ों अन्य लोग थे, सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनके डरावने व्यवहार से लिन शेन को यह आभास हुआ कि वे अंडरवर्ल्ड का हिस्सा थे, जो एक पल की असहमति पर अपने ब्लेड निकालने के लिए तैयार थे। क्या ऐसा हो सकता है? मेरी पोल खुल गई है। क्या ये लोग मुझे पकड़ने आए हैं? लिन शेन को अंदर से बेचैनी महसूस हुई। वह चुपके से यह परीक्षण कर रहा था कि क्या वह अपनी यांत्रिक कलाई घड़ी का उपयोग करके यहाँ से दूर जा सकता है, फिर भी किसी कारण से यह अभी भी सक्रिय नहीं हो रही थी। अगर अब लड़ाई छिड़ गई तो उसे नहीं लगता कि वह बच पाएगा। लिन शेन ने डुओ को देखा और पाया कि वह भी थोड़ी तनावग्रस्त लग रही थी। उसने अनुमान लगाया कि शायद उसे याद नहीं है कि यह व्यक्ति कौन था, ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। क्या ये व्यक्ति डुओ का दुश्मन हो सकता है? लिन शेन ने सोचा, लेकिन फिर उसने देखा कि वह आदमी सीधे उसकी ओर आ रहा था, डुओ की ओर नहीं। ये खत्म हो गया है, मुझे निश्चित रूप से देख लिया गया है। लिन शेन का दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन वह इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रहा था। क्या वह अपने तरीके से लड़कर बाहर निकल सकता है? कुफू स्टार सूर्य पीछा करने वाले कबीले का गढ़ था, जहां ऊपरी देवताओं की कोई कमी नहीं थी। अगर लिन शेन को 3 अतिरिक्त जीवन भी दिए जाते तो भी ये पर्याप्त नहीं होता। लेकिन अगर वह लड़कर बाहर न निकलता तो क्या कर सकता था? वह निश्चित रूप से बस बैठकर मौत का इंतजार तो नहीं कर सकता था, है न? लिन शेन के दिमाग में कई तरह की संभावनाएं कौंधी, यहाँ तक कि वह ये भी सोच रहा था कि क्या उसे सामने वाले आदमी को बंधक बना लेना चाहिए, जो अंडरवर्ल्ड का बॉस लग रहा था। अंततः लिन शेन ने यह विचार त्याग दिया और विरोध न करने का निर्णय लिया तथा डुओ को भी अपने साथ नीचे खींचने की योजना बनाई। केवल डुओ को इसमें घसीटकर ही वह संभवतः अपनी जान बचा सकता था। जैसा कि लिन शेन सोच रहा था, एक अंडरवर्ल्ड बॉस की तरह दिखने वाला आदमी पहले ही उसके पास पहुंच गया था, अपनी बाहें फैला दी और लिन शेन की ओर बढ़ गया। लिन शेन ने पहले ही विरोध न करने और खुद को दूसरे पक्ष द्वारा पकड़े जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उस आदमी ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, छठे, हम आखिरकार मिले, आपके भाई ने आपको बहुत याद किया है। लिन शेन अवाक रह गया और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सका। आखिर क्या हो रहा था? दोनों भी अचंभित थे, उन्हें खुद भी स्थिति समझ में नहीं आ रही थी। जहां तक उसे पता था, जिस व्यक्ति का शव उसने लिया था वह डैंग डुओ होना चाहिए, जो डैंग परिवार का छठा बेटा है। तो ये सब क्या था? क्या हुआ? अपने दूसरे भाई को देखकर खुश नहीं हो? अंडरवर्ल्ड बॉस की तरह दिखने वाले उस आदमी ने लिन शेन को गले लगाने के बाद उसे देखने के लिए एक कदम पीछे लिया।
लिन शेन के अजीब भाव को देखते हुए उसने भौहें सिकुड़ी और कहा, मुझे लगता है कि आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। मैं डेंग अदुओ नहीं हूँ। लिन शेन ने सावधानी से कहा। यद्यपि उसे ऐसा लग रहा था कि यह संभव नहीं है कि यह आदमी अपने भाई को न पहचाने, इसके अलावा उसे कोई और संभावना नहीं सूझी। तुम छठे नहीं हो? क्या मजाक है? अगर तुम छठे नहीं हो तो यहाँ कौन हो सकता है? तुम यह नहीं कह रहे हो कि वह छठा है न? छठे, तुम वाकई शरारती हो, अपने भाई पर फिर से मजाक कर रहे हो, है न? डेंग परिवार के अंडरवर्ल्ड बॉस जैसे दूसरे बुजुर्ग ने लिन शेन के कंधे पर एक हाथ रखते हुए खुशी से कहा। लगभग 1.9 मीटर लंबे लिन शेन अभी भी डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग के बगल में काफी पतले लग रहे थे, जिनके कार्यों से डुओ के साथ घनिष्ठ संबंध का संकेत मिलता था। बेशक लिन शेन संभवतः उसका छठा भाई नहीं हो सकता था, असली डुओ उसके सामने खड़ा था, फिर भी वह उसे पहचानने में असफल रहा, जो कि शर्मनाक था। लिन शेन को हंसता न देखकर विपरीत जोड़ी ने भी उस पर नजर रखी। डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे लिन शेन को गले लगाना छोड़ दिया, उसे हैरान भाव से देखा और पूछा, तुम सच में छठे भाई नहीं हो? दूसरे भाई, तुम सचमुच बहुत मूर्ख हो गए हो, अपने छोटे भाई को भी गलत समझ रहे हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी आवाज सुनाई दी जो न तो बहुत कठोर थी और न ही बहुत चंचल। भीड़ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति फोल्डिंग पंखा झुलाते हुए चला आ रहा है। जैद जैसे चेहरे और सीधी मुद्रा के साथ वह अपने फोल्डिंग फैन को झुलाते हुए एक शानदार शान का परिचय दे रहे थे। लेकिन किसी कारण से लिन शेन को हमेशा लगता था कि यह आदमी बहुत अधिक स्ट्रैंड है। फोल्डिंग फैन पकड़े हुए उसे अभी भी लगता था कि उसके पास खुद से ज्यादा मर्दाना आभा है। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी के पीछे भी कई सौ लोग थे, सभी ने एक जैसे सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग द्वारा लाए गए काले कपड़े पहने लोगों के विपरीत वे दोनों तरफ स्पष्ट रूप से पंक्तिबद्ध थे, उनके बीच का अंतर साफ तौर पर स्पष्ट था। बड़े भाई, अपना काम देखो, वहां बकवास करना बंद करो, डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने सफ़ेद कपड़े पहने आदमी पर व्यंग्य करते हुए कहा। लिन शेन से दूर मुस्कुराते हुए और डुओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डुओ, मैं इन दिनों इतनी मेहनत कर रहा हूं कि मेरी दृष्टि धुंधली हो गई है और तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि मैंने किसी और को तुम समझ लिया। मैं माफ़ी के तौर पर तुम्हें अमर द्वार पर ले चलूंगा जहां तुम खूब मौज मस्ती कर सकोगे। डुओ ने अपना एक हाथ दूसरे बुजुर्ग की बांह पर रखा और उसे गले लगाने से रोका। मैं आपके विचार की सराहना करती हूं, लेकिन मैं अभी भी घायल हूं और पहले आराम करना चाहती हूं। डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग का चेहरा मोटा था और वह परेशान नहीं लग रहा था। स्वाभाविक रूप से उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और डुओ को चिंता से देखते हुए कहा, डुओ, तुम कहाँ घायल हो? मुझे बताओ और मैं अभी किसी को तुम्हारा इलाज करने के लिए भेजूंगा। डुओ ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि डेंग परिवार के सबसे बड़े ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दूसरे भाई, अब नाटक करना बंद करो। तुम्हें छठे की चोट के बारे में कैसे पता नहीं चला? मुझे कैसे पता चला कि डुओ अभी अभी लौटा है? दूसरे भाई का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम हमेशा छठी की गुलदाउदी पर नजर नहीं रखते थे? अंकल जू उसके साथ वापस नहीं आए? क्या तुम सच में इस बात से अनजान हो सकते हो कि क्या हुआ था? डेंग परिवार के सबसे बड़े ने व्यंग्य किया। बड़े भाई, निंदात्मक आरोप मत लगाए। डुओ के अंतरिक्ष यान पर कौन जासूसी कर रहा है? लगता है आप अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन डेंग परिवार के सबसे बड़े ने उसे अनदेखा कर दिया और डुओ की ओर मुड़ते हुए कहा, छठी बात, अंकल जू आपके साथ वापस नहीं आए, जिसका निश्चित रूप से मतलब है कि आपकी यात्रा में कुछ अप्रत्याशित हुआ है ना? हमने एक ग्रह पर बैंगनी गुलाबी नीदर तितली का सामना किया। अंकल जू ने मुझे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, डुओ ने जवाब में कहा। डेंग परिवार के सबसे बड़े और दूसरे बड़े दोनों के हाव भाव बदल गए। सबसे बड़े ने कहा, बैंगनी गुलाबी नीचे की तितली एक उच्च दिव्य जानवर है। ये तथ्य कि आप जीवित वापस आ गए पहले से ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। चाचा जू ने परोपकार की मांग की और एक परोपकारी मौत मर गए। आपको बहुत दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अभी घायल होने का उल्लेख किया था, क्या आपको बैंगनी गुलाबी नीचे की तितली ने चोट पहुंचाई थी? यदि ऐसा है तो हमें तुरंत आपका इलाज करना चाहिए। बैंगनी गुलाबी नीचे की तितली से लगी चोटों का इलाज इतनी आसानी से नहीं किया जाता है और यदि उपचार तुरंत नहीं किया जाता है तो यह अंतहीन परेशानियों को छोड़ सकता है। बैंगनी गुलाबी नीदर तितली से होने वाली चोटों को सामान्य चिकित्सा कला से ठीक नहीं किया जा सकता। मेरे अधीन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास चरम यांग दिव्य कौशल है, जो उस बैंगनी गुलाबी नीदर तितली का शत्रु है। डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने तुरंत कहा। यदि वास्तव में बैंगनी गुलाबी निचली तितली द्वारा घायल हो गए होते तो छठा भाई शायद आपके उत्सुक ध्यान को प्राप्त करने के लिए जीवित भी नहीं बचता और रास्ते में ही मर जाता। हरे रंग की एक महिला ने डेंग परिवार के सबसे बड़े और दूसरे बुजुर्ग दोनों पर तिरस्कार भरी नजर डालते हुए संपर्क किया और बिना किसी और देरी के डुओ का हाथ पकड़ लिया और कहा, छठे भाई, मेरे साथ आओ।
लिनशेन ने देखा कि डैंग परिवार के सबसे बड़े और दूसरे बुजुर्ग के चेहरे पर भाव बहुत सुखद नहीं थे, लेकिन उन्होंने महिला को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लिनशेन महिला के बालों को देखता रहा। उसने देखा कि उसके बालों के बीच में कुछ डाला गया था जो या तो एक हेयरपिन या एक क्लैस्प था, जो उसके आश्चर्य के लिए मोटी मोज़ेक से ढका हुआ था। यहाँ तक कि स्वर्गीय न्यायालय में भी मोज़ाइक होते हैं। लिनशेन ने आश्चर्य से सोचा और जल्दी से उनके पीछे चला गया। लिनशेन उनका पीछा करने ही वाला था, लेकिन उसे काले कपड़े पहने डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने रोक दिया। तुम तियान हो, है न? मेरे साथ आओ। डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने अपनी उंगलियां चटकाईं और तुरंत दो काले कपड़े पहने दिव्य प्राणी आए, जो लिनशेन के बाएं और दाएं दोनों ओर से थे। दोनों ने मेरी जान बचाई, मुझे उसका पीछा करना चाहिए, लिनशेन ने जल्दी से जोर से कहा। अंतरिक्ष यान पर पिछले कुछ दिनों में उसे डुओ के साथ बातचीत करने में मजा आया था। हालांकि वह उसे इस्तेमाल करने का इरादा रखता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि डुओ के मन में उसके प्रति सकारात्मक धारणा थी और शायद वह उसे नहीं छोड़ेगा। महिला और डुओ ने लिनशेन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। महिला ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी नज़र डुओ की ओर घुमाई। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका इरादा साफ था। वह डुओ से पूछ रही थी कि क्या उन्हें लिनशेन को अपने साथ ले जाना चाहिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी चिंता मत करो। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। डुओ ने बेपरवाही से लिनशेन की तरफ हाथ हिलाया और फिर मुड़कर चला गया। लिनशेन हैरान रह गया। डुओ पहले उससे जिस तरह बात करता था, वह ऐसा नहीं था। अचानक ये कैसे बदल गया? यह नदी पार करने के बाद पुल तोड़ने जैसा था। ये कमीना। लिनशेन ने मन ही मन डुओ को बेशर्म होने के लिए कोसा, लेकिन वह असहाय था। सौभाग्य से उसने वास्तव में डुओ से एक अच्छे व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं की थी। वह तो केवल डुओ का उपयोग विशाल न्यूट्रॉन तारे से बचने के लिए करना चाहता था। महिला ने लिनशेन को कुछ उलझन के साथ देखा और फिर मुड़कर डुओ के साथ चली गई। बच्चे, अब तुम्हें मुझसे दूर ले जाने वाला कोई नहीं है, बस चुपचाप चलो, डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने आगे बढ़ते हुए कहा। लिनशेन को पता था कि अब कोई रास्ता नहीं है और वह केवल शियाओयू के साथ डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग का पीछा कर सकता था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे वह टाल नहीं सकता था। यदि वह अपनी गरिमा बनाए नहीं रखता, तो डैंग परिवार का दूसरा बुजुर्ग निश्चित रूप से किसी और को उसकी गरिमा बनाए रखने में मदद के लिए भेज देगा। एक बार जब वे अंतरिक्ष बंदरगाह से बाहर निकले, तो डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने उन्हें एक उड़ान वाहन तक पहुंचाया, जो उन्हें सीधे एक स्थान पर ले गया जो एक गोदाम जैसा दिखता था। डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग एक बड़ी कुर्सी पर बैठे थे और बिना पलक झपकाए लिनशेन को घूर रहे थे। दूसरे मास्टर, क्या मैंने कभी आपको नाराज किया है? लिनशेन ने पूछा। नहीं, डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। क्या मास्टर डुओ ने कभी आपको नाराज किया है? लिनशेन ने फिर पूछा। लिनशेन ने सोचा था कि यदि दूसरे बड़े को डुओ से कोई समस्या थी और वह उसी के कारण उसे निशाना बना रहा था, तो वह ये दावा कर सकता था कि अब वह डुओ से नफरत करता है और पक्ष बदलना चाहता है। डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने इस बारे में सोचा और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने भी ऐसा नहीं किया है। लिनशेन क्षण भर के लिए अवाक रह गया। सौभाग्य से सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के साथ लंबा समय बिताने के बाद उसका दिमाग तेज हो गया था और उसने जल्दी से कहा, चूंकि हम में से किसी ने भी आपको नाराज नहीं किया है और मास्टर डुओ ने मेरी जान बचाई है, इसलिए डैंग परिवार मेरे प्रति दयालु है। अगर दूसरे मास्टर के पास कोई आदेश है तो बस मुझे बताएं। महान दयालुता को चुकाने के लिए मैं निश्चित रूप से वह सब करने में विफल नहीं होऊंगा जो आपने मुझे सौंपा है। डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने लिनशेन को देखकर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने डरपोक होगे, ये काफी आश्चर्यजनक है। लिनशेन अजीब तरह से मुस्कुराए। आभारी होना मेरा आदर्श वाक्य है। डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने खुशी से हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो आभारी होते हैं। चूंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दयालुता का बदला चुकाते हैं, इसलिए आपको एक बूंद पानी के बदले एक बहता हुआ झरना के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, है न? बेशक, लिनशेन ने गंभीरता से कहा। अच्छा, मैं आज बहुत खुश हूं, बस मेरा साथ दो और मौज करो। ये कहते हुए डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया और दोनों तरफ खड़े अनुचर जल्दी से बाहर निकल गए। जब लिनशेन ये सोच रहा था कि डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग का क्या मतलब है, तो उसने काले कपड़े पहने कुछ लोगों को कई वस्तुएं लाते हुए अंदर आते देखा। ये किस लिए है? लिनशेन ने उन्हें अपना सामान रखते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति विचित्र हो गई। लिनशेन ने शुरू में सोचा था कि डैंग परिवार का दूसरा बुजुर्ग एक हिंसक पागल था, जो सच्चाई उगलवाने के लिए उसे विभिन्न उपकरणों से यातना देना चाहता था। हालांकि जो वस्तुएं लाई गईं, वे यातना देने वाले उपकरण नहीं थे, बल्कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थीं, जो शराब और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन जैसी दिखती थीं। ये देखकर लिनशेन ने वास्तव में सोचा कि डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग को बस किसी के साथ शराब पीना था। लेकिन इसके बाद जो चीजें लाई गईं, उसने लिनशेन की उम्मीदों को पूरी तरह से पलट दिया।
काले कपड़े पहने लोग वास्तव में पानी से भरा और पंखुड़ियों से सजे एक सफ़ेद बाथटब लेकर आए थे। मेज पर रोमांटिक मोमबत्तियां भी जलाई गई थीं, लेकिन बगल में पड़े चाबुक के कारण लिनशेन मोमबत्तियों और स्वादिष्ट भोजन के बीच संबंध नहीं बना पाया, बल्कि इसके बजाय बहुत अप्रिय संबंध पैदा हो गए। जब तक एक गोल पानी का बिस्तर नहीं लाया गया, तब तक लिनशेन को अपने संदेह की पुष्टि नहीं हुई थी। डैंग परिवार का ये दूसरा बुजुर्ग, वह वास्तव में एक भ्रष्ट विकृत व्यक्ति है। लिनशेन ने अपने दांतों को भींच लिया, पहले से ही हताश होकर लड़ने का संकल्प कर लिया था। लिनशेन, एक सीधा और लंबा आदमी, कभी भी इस तरह का अपमान नहीं सहेगा। वह घुटनों के बल जीने की बजाय खड़े होकर मरना पसंद करेगा। आज मुझे देखने दो कि एक दिव्य प्राणी में क्या असाधारण बात है। लिनशेन ने चुपचाप अपनी शक्ति को प्रवाहित किया और 3 सितारा प्रणाली का उपयोग करने का इरादा किया। अचानक सोफे पर बैठे डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने ताली बजाई। तुरंत एक के बाद एक कई आकृतियां प्रवेश कर गईं। लिनशेन के पीछे एक पंक्ति में खड़ी हो गईं, उसके भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और दूसरी तरफ खड़े दूसरे बुजुर्ग के साथ एक पिंसर हमला किया। लेकिन जब लिनशेन ने अंदर आए लोगों की पंक्ति को ध्यान से देखा तो आश्चर्य से उसका जबड़ा खुला रह गया। उसके सामने की पंक्ति में गोरी त्वचा वाली लंबी टांगों वाली सुंदरियां थीं, जो छोटी बिकनी पहने हुए थीं। हर कोई मोहक मुद्रा में था। कुछ कोमल और स्नेही थीं, कुछ अलग और शुद्ध, कुछ अपनी पलकें झपकाते हुए और कुछ शर्माते हुए। लिनशेन से नजरें मिलाने में बहुत शर्मीली, अपने मनमोहक चेहरे को नीचे किए हुए। खूबसूरत महिलाओं की विविधता ने लिनशेन का सिर घुमा दिया। खास बात यह थी कि इन सुंदरियों में अलग अलग विशेषताएं और असाधारण व्यवहार था, न कि सिर्फ एक जैसी जुड़वां बहनें जिन्हें कोई एक दूसरे के लिए गलत समझ सकता था। उन्हें बुलाओ, दूसरे बुजुर्ग ने सोफे पर बैठे हुए सुंदरियों को संबोधित करते हुए धीरे से आदेश दिया। नमस्ते युवा मास्टर, मेरा नाम शिकिंग है, मेरा नाम वानर है, मेरा नाम है। महिलाओं ने मोहक ढंग से अपने नाम घोषित किए। लिनशेन पूरी तरह से संशय में था, उसे पता नहीं था कि डैंग परिवार का दूसरा बुजुर्ग आखिर क्या करने वाला था। क्या हुआ छठे, क्या आपको ये देवियां पसंद नहीं आईं? ये सुंदरियां हैं जो पिछले दिव्य देवियों के लीडर बोर्ड पर शीर्ष 10,000 में रैंक करती हैं। अगर आपको वे पसंद नहीं हैं, तो मैं उन्हें किसी दूसरे समूह से बदल सकता हूं, दूसरे बुजुर्ग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। दूसरे युवा गुरु, आपने वाकई मुझे किसी और के लिए गलत समझा है, मैं डैंगा दुओ नहीं हूं, लिनशेन ने कहा, इस बात से उलझन में कि दूसरे बुजुर्ग ने अभी भी उसे गलत क्यों समझा। ये वाकई अजीब था। बेशक, मुझे पता है कि तुम डैंगा दुओ नहीं हो और मुझे उसका मनोरंजन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरे बुजुर्ग ने सीधे बैठकर लिनशेन से गंभीरता से कहा, तुम्हारा भाई और मैं भाई हैं, और इसके अलावा दोस्त हैं जिन्होंने जीवन और मृत्यु के अनुभव साझा किए हैं। उसने मेरी जान भी बचाई। मैं उसके द्वारा कही गई एक भी बात नहीं भूलूंगा। उसने बताया कि उसका एक छोटा भाई है, स्वाभाविक रूप से उसका भाई भी मेरा भाई है। हालांकि मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान लिया। तुम और तुम्हारे भाई में एक अनोखी आभा है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम लिन परिवार के युवा छठे मास्टर हो, है न? शेन ने डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग की ओर देखा। एक पल के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। यदि आप कहते हैं कि वह बकवास कर रहा है, लिनशेन के मुंह से जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उसका उपनाम लिन है, कैसे जान सकता है कि उसका एक भाई है, और कैसे जान सकता है कि उसका उपनाम युवा मास्टर है? इन लिनशेन का कभी भी गुलदाउदी पर उल्लेख नहीं किया गया था, और वह प्राचीन क्षेत्र से आया था। डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग के लिए उसकी पृष्ठभूमि की जांच करना असंभव होगा। लेकिन ये कहने के लिए कि उसका वास्तव में लिन परिवार के साथ कुछ संबंध है, उसने लिनशेन यंग को छठा मास्टर भी कहा। लिन परिवार में ये छठा मास्टर कहाँ से आया? उनकी बड़ी बहन को मिलाकर उनके केवल 5 भाई बहन हैं, तो ये युवा छठा मास्टर कहाँ से आया? यदि वास्तव में कोई संबंध नहीं है, तो डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने ऐसी बातों को सच मानने का साहस कैसे किया? डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग को देखकर लिनशेन वास्तव में हैरान था, उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में अस्पष्ट था। युवा छठे मास्टर, हैरान मत होइए, चुनिए। अगर आपको वे पसंद नहीं हैं, तो हम दूसरे बैच के लिए बदलाव कर सकते हैं, डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने लापरवाही से कहा। मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इन्हें बाहर जाने दो। चलो अकेले में बात करते हैं। लिनशेन को यकीन नहीं था कि उस आदमी ने उसे क्या समझ लिया है, और पहले स्पष्ट करना बेहतर था। अन्यथा जब डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग को पता चलेगा कि वह व्यक्ति नहीं है, तो परिणाम अब स्पष्ट करने की तुलना में अधिक परेशान करने वाले होंगे। डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने हाथ हिलाकर सभी महिलाओं को बाहर जाने दिया। लिनशेन ने उन सभी के चले जाने और दरवाज़ा बंद होने का इंतजार किया, जिससे गोदाम में सिर्फ वह और दूसरे बुजुर्ग ही रह गए। फिर उसने सावधानी से कहा, दूसरे युवा मास्टर। लेकिन जैसे ही उसने 3 शब्द कहे, उसे डैंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने टोक दिया। मुझे दूसरा युवा मास्टर मत कहो, आप मेरे भाई के छोटे भाई हैं, इस कारण आप मेरे भी भाई हैं, मुझे दूसरा भाई कहो।
दूसरे भाई डेंग, आपने कहा था कि मैं आपके भाई का छोटा भाई हूँ, तो आपके भाई का नाम क्या है? लिन शेन ने पूछा। लिन शेन के लिए इस मामले को स्पष्ट करना सरल था। डेंग परिवार के दूसरे बड़े भाई का नाम जानने से स्वाभाविक रूप से यह पता चल जाता था कि जिस व्यक्ति का उसने उल्लेख किया है उसका लिन शेन से कोई संबंध है या नहीं। बेशक ये सबसे अच्छा होगा यदि कोई फोटो हो। सेलेस्टियल कोर्ट की उन्नत तकनीक और द्वितीय एल्डर तथा उस व्यक्ति के बीच मजबूत रिश्ते के कारण, जिसे वे एक दूसरे को भाई कहते थे, किसी भी रिकॉर्ड की गई छवि को एक साथ लेना सामान्य बात होगी। मुझे नहीं मालूम, दूसरे एल्डर का उत्तर अप्रत्याशित था। मैं आपके भाई का नाम पूछ रहा हूँ, ये सोचकर कि उसने स्पष्ट रूप से नहीं सुना है, लिन शेन ने दोहराया। हाँ, मुझे नहीं मालूम, दूसरे बुजुर्ग ने उत्तर दिया जैसे कि यह स्वाभाविक हो। उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था। लिन शेन ने दूसरे एल्डर को बहुत ही विचित्र भाव से देखा। दूसरे एल्डर डेंग ने दावा किया कि वह व्यक्ति उसका भाई था, लेकिन वह उसका नाम भी नहीं जानता था। लेकिन दूसरे बुजुर्ग ने लिन शेन की नज़रों से बेपरवाह होकर कहा, सज्जनों की दोस्ती पानी की तरह शुद्ध होती है। अगर दोस्ती लंबे समय तक चली है तो दूसरे का उपनाम या उनकी उत्पत्ति के बारे में क्यों चिंता करें? हालांकि मैं एक प्रमुख परिवार से आता हूं, लेकिन मेरे और आपके भाई के बीच भाईचारा कुछ ऐसा है जिसे कोई बाहरी ताकतें बाधित नहीं कर सकती हैं। निश्चिंत रहें, यहाँ मेरे रहते हुए कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। लिन शेन ने अचंभित होकर दूसरे बुजुर्ग की ओर देखा और सोचा कि यह आदमी वास्तव में बकवास कर रहा है। उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन वास्तव में उन्होंने केवल एक बात व्यक्त की कि डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग और लिन परिवार के जिस व्यक्ति का उन्होंने उल्लेख किया था वे वास्तव में परिचित नहीं थे। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि शायद वह व्यक्ति बस वहां से गुजरा और बिना कोई बड़ी बात बनाए उसकी मदद कर दी, फिर भी वह उस व्यक्ति को अपना सच्चा भाई मानता था। बेशक ये भी संभव है कि ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं और दूसरे बड़े ने लिन शेन को धोखा देने के लिए उसे गढ़ा हो। लिन शेन ने ध्यान से सोचा, क्रिसेंथेमम पर उसने कभी भी अपना उपनाम या अपने पारिवारिक संबंधों का खुलासा नहीं किया था, यहाँ तक कि इससे संबंधित विषयों का भी नहीं। डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग को उसका उपनाम लिन कैसे पता चला, और कैसे पता चला कि उसका एक भाई भी है? लिन शेन ने इधर उधर बहुत सोचा, लेकिन उसे अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह खड़े हुए, लिन शेन के कंधे पर थपथपाया और कहा, शांति से बैठो और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। यहाँ कूफू स्टार पर शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसे मैं संभाल न सकूं। जैसे ही वह बोल रहा था, डेंग परिवार का दूसरा बुजुर्ग गोदाम से बाहर निकल गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पलटकर लिन शेन से एक और वाक्य कहा, डुओ से अपनी दूरी बनाए रखो। वह आदमी भले ही हानिरहित दिखता हो, लेकिन वह वास्तव में बहुत ही षड्यंत्रकारी है। वह ऐसा है जो बिना किसी नुकसान के किसी को भी फंसाकर मार सकता है। अगर तुम उसके बहुत करीब आ गए तो तुम्हें नुकसान होगा। दूसरे भाई डेंग, क्या आपको सच में यकीन है कि मैं आपके भाई का छोटा भाई हूँ? लिन शेन खुद को फिर से पूछने से नहीं रोक सका। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि डुओ ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ जुड़ना चाहिए। वह भी अभी कूफू स्टार लौटा था और उसके द्वारा पहले ही धोखा खा चुका था। सौभाग्य से डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग की अन्य योजनाएं थीं, अन्यथा लिन शेन के दिन निश्चित रूप से आसान नहीं होते। वह कमीना जोड़ी जो पुल पार करने के बाद उसे जला देता है, मैं उससे जल्द या बाद में हिसाब चुकता कर लूंगा, लिन शेन ने खुद से कड़वाहट से सोचा। उसे यह नहीं मालूम था कि डुओ उसे सिर्फ गवाह के तौर पर वापस लाने के लिए लाया था, ताकि यह साबित हो सके कि वह घायल है और उसके मस्तिष्क में समस्या है। डेंग परिवार के लोग लिन शेन से पूछताछ करना चाहते थे, जो कि डुओ की जरूरत थी। लिन शेन को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, बस जो वह जानता था उसे बताकर वह उसकी मदद कर सकता था। फ्रॉम द वेब पावर्ड बाय ज़र्गनेट। Celebrities who live way below their means in humble homes. What Joe Jonas really heard Sophie Turner say on the Ring camera. लेकिन डुओ को उम्मीद नहीं थी कि डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग लिन शेन को पहचान लेंगे और उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, जिससे उनकी पिछली साजिशें बेकार हो गईं। वास्तव में डुओ बहुत ज्यादा सोच रही थी। डेंग परिवार में से किसी को भी उसके साथ कुछ गलत होने का संदेह नहीं था। या यूं कहें कि दो कुलों के बीच विवाह गठबंधन के इस महत्वपूर्ण दौर के दौरान भले ही डेंग और डुओ के साथ कुछ समस्याएं थीं, लेकिन उन्होंने इन मुद्दों को समस्या नहीं बनने दिया। जबकि डुओ अभी भी डेंग परिवार के सदस्यों के साथ सावधानी से व्यवहार कर रहा था, लिन शेन पहले से ही खुशी से ऊंची उड़ान भर रहा था। ये गोदाम मूलतः डेंग परिवार के दूसरे बुजुर्ग का निजी खेल का अड्डा था, जो न केवल विभिन्न उच्च तकनीक उत्पादों से भरा था, बल्कि कई उच्च स्तरीय संग्रहणीय वस्तुओं से भी भरा था। लिन शेन ने उन संग्रहणीय वस्तुओं को नहीं छुआ, उन्होंने बस एक साधारण स्मार्ट ब्रेन का उपयोग करके कई अविश्वसनीय कार्यों को पूरा किया। सेलेस्टियल कोर्ट की तकनीकी उन्नति लिन शेन की कल्पना से कहीं अधिक थी। क्योंकि दिव्य न्यायालय दिव्य प्राणियों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है, न ही यह युद्धों की शुरुआत की अनुमति देता है, अन्यथा विपत्तियां आ जाएंगी।
लेकिन दिव्य सत्ताएं, जिनके पास ऐसी दुर्जय शक्तियां होती हैं और जिनके पास अपनी भड़ास निकालने का कोई रास्ता नहीं होता, अंततः समस्या बन जाती हैं। सेलेस्टियल कोर्ट द्वारा बनाई गई अनेक रैंकिंग भी इस मुद्दे को संबोधित करने का एक प्रयास थी। लिन शेन ने पहले सोचा था कि दिव्य दरबार इतना विशाल और असीम है और इसमें इतने सारे दिव्य प्राणी हैं, फिर वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कैसे एकत्र हुए। भले ही वे बार बार परिवहन के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हों, इतने विशाल ब्रह्मांड में कौन इस तरह से बार बार परिवहन कर सकता है। समय, ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी बहुत ज्यादा थी। अब लिन शेन को आखिरकार समझ आ गया कि यह कैसे काम करता है। सेलेस्टियल कोर्ट में वास्तव में दिव्य यात्रा विशाल शून्य पॉड नामक एक उपकरण था, जिसके माध्यम से विचार महान शून्य के रूप में जानी जाने वाली दुनिया में प्रवेश कर सकते थे। महान शून्य दुनिया एक जुआ खेलने की दुनिया के समान थी, वहां मरने से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हालांकि ग्रेट वॉर्ड दुनिया में कोई भी ऐसा कुछ कर सकता था जो सेलेस्टियल कोर्ट में नहीं किया जा सकता था। कोई उन्मत्त युद्धों में शामिल हो सकता था या असीमित हत्या कर सकता था, और उस दुनिया की वास्तविकता ने कई लोगों को संदेह में डाल दिया कि ग्रेट वॉर्ड दुनिया एक आभासी दुनिया नहीं थी। दिव्य यात्रा विशाल शून्य पॉड्स हर चीज को 100% दोहरा सकते हैं, जो किसी के वास्तविक जीवन के अस्तित्व के समान है। यहाँ तक कि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पालतू जानवर, दिव्य कलाकृतियाँ आदि की भी प्रतिकृति बनाई जा सकती है, जिससे कुछ लोगों को संदेह हुआ कि महान शून्य वास्तव में एक समानांतर ब्रह्मांड था। सेलेस्टियल कोर्ट में सभी प्रकार की रैंकिंग महान शून्य